ऐसी कोई भी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है उसे हम लोग बच्चों नॉर्मल कहते हैं। भाई ये हमारे पास में कोई पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसके किसी पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट क्या होती है बच्चों? जो गिवन कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए आगे निकल जाए। अब इस टेंजेंट लाइन पर हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया करते हैं, इसके 90 डिग्री एंगल पर बनाई गई जो लाइन होती है बच्चों, उस लाइन को हम लोग कहा करते हैं नॉर्मल। भाई सर्कल के केस में नॉर्मल को फाइंड आउट करना बड़ा आसान काम था, क्योंकि सर्कल के केस में बच्चों नॉर्मल रेडियस हुआ करती थी और रेडियस हमेशा सेंटर से पास होती है। लेकिन पैराबोला में हल्का सा हम लोगों को कुछ और काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं साहब, हम एक बात जानते हैं कि अगर हम पैराबोला का कोई पॉइंट x1 y1 लेते हैं तो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 मतलब वाई स्क्वायर को y1 और x को x प्लस x1/2 लिख देंगे, जिससे आपके पास भाई ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। भाई ये आपके पास में टेंजेंट है और टेंजेंट की इक्वेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है। इस बेसिस पर बच्चों टेंजेंट की जो ग्रेडियंट, उसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी बच्चों? 2a ओवर y1। भाई y का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, सो दैट यू पीपल हैव गॉट द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। आपके पास में टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो कहलाती है नॉर्मल। सपोज कीजिए साहब टेंजेंट की जो ग्रेडियंट है वो है mt, नॉर्मल की जो ग्रेडियंट है वो मैंने सपोज कर ली mn, एंड सिंस दे टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, so product of their slopes will be equals to -1. Solving this will give you the value of mn, that is the slope of नॉर्मल। बच्चों आपको नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा और टेंजेंट का स्लोप आप जैसा कि देख पा रहे हैं वो है 2a ओवर y1, सो दैट आपको ये मिल जाएगा -y1 ओवर 2a। ये किसका स्लोप आ गया बच्चों? नॉर्मल का। अब चूंकि जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है बच्चों वो पॉइंट x1 y1 पर ड्रॉ किया है। भाई आपने ये नॉर्मल कहाँ पर ड्रॉ किया है? पॉइंट x1 y1 पर, सो दैट जो नॉर्मल है ऑब्वियसली वो इसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है। भाई नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट आपने पॉइंट x1 y1 पर ड्रॉप की थी, उसी से पास होने वाली लाइन नॉर्मल है। सो नॉर्मल is ultimately a straight line passing through that point x1 y1 whose slope is mn. So what about equation of normal? नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? नॉर्मल की इक्वेशन अभिलंब जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसकी समीकरण क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू नॉर्मल का स्लोप इंटू x माइनस x1। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये अभिलंब की समीकरण हो गई बच्चों। अभिलंब की समीकरण क्या हो गई? y माइनस y1 इज इक्वल टू -y1 ओवर 2a इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। कौन से पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है बच्चों? x1 y1 पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। और ये जो इक्वेशन आई है बच्चों, इसे कंठस्थ रखना है, स्मरण रखना है, याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर जो पॉइंट मैंने लिया था, अगर उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लूँ, यदि मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है बच्चों एक ऐसा पॉइंट मान लूँ जिसका पैरामीटर t है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे साहब at² 2at। ये ले लिया साहब। तो x1 का काम कौन कर रहा है? अब x1 का काम कर रहा है बच्चों at², और y1 का काम कौन कर रहा है बच्चों? 2at। x1 और y1 ये आ गए बच्चों, तो रख देते हैं। चलिए साहब यहाँ पर y1 की वैल्यू 2at और यहाँ पर माइनस y1 जिसकी वैल्यू है 2at ओवर 2a इंटू x माइनस at²। अभी 2a से 2a कैंसल हो जाएगा, सो दैट y माइनस 2at इज इक्वल टू आएगा बच्चों -t इंटू एक्स माइनस at²। और फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, आराम से आप इत्मीनान से हल करके देख लीजिए। ये आएगा बच्चों y इक्वल टू -tx प्लस 2at माइनस at³
cube. So what is this? This is equation of normal at point t, जिसका पैरामीटर t हो। उस पॉइंट पर बच्चों अभिलंब की, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए साहब, अब इस पर हम लोग कुछ काम करते हैं। अब यहाँ हमें कुछ ऐसा दिया है साहब कि हमने किसी पैराबोला के किसी पॉइंट, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के किसी पॉइंट t1 पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करा। मैंने क्या करा बच्चों, पैरामीटर के पॉइंट t1 पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, और वो जो नॉर्मल है वो उस पैराबोला को वापस जिस पॉइंट पर मिल रहा है, वो पैराबोला वापस से उस वो जो नॉर्मल है वो उस पैराबोला को जिस पॉइंट पर मिल रहा है, सपोज कीजिए बच्चों उस पॉइंट का पैरामीटर t2 है। व्हाट आई हैव सेड बच्चों, आई हैव ड्रॉन अ नॉर्मल एट पॉइंट हुज पैरामीटर इज t1 and suppose that normal intersects again parabola at point whose parameter is t2. So obviously बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, at स्क्वायर 282। भाई टेंजेंट वो होती है जो एक ही पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, लेकिन नॉर्मल के बारे में ऐसा नहीं है कि नॉर्मल किसी एक ही पॉइंट पर रहेगा। भाई आपने नॉर्मल जब ड्रॉ किया तो वो जो है साहब सामने वाले पॉइंट पर कहीं ना कहीं उसे कट करेगा। इवन सर्कल में भी नॉर्मल अगर देखा जाए तो किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सर्कल के केस में भी क्या होगा, जैसे आपने इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल होगी रेडियस, उसे एक्सटेंड कर देंगे तो वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को कट करते हुए बाहर निकल जाएगा। वैसे यहाँ पर अभी मैंने किसी पॉइंट t1 पर नॉर्मल ड्रॉ किया, पॉइंट t1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 81 स्क्वायर 281। एंड सपोज दैट नॉर्मल मीट्स पैराबोला वंस अगेन एट अ पॉइंट हुज पैरामीटर इज t2, देन वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन t2 एंड t1। मुझे बच्चों t2 और t1 में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। एक बार आप भी कोशिश कीजिए। देखिए आप, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि पॉइंट t1 पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई पॉइंट t1 पर नॉर्मल की इक्वेशन यही होगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस t2 और t1 में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। भाई एक बात तो आपको पता है कि ये जो t2 है या ये जो पॉइंट है ये और कुछ नहीं, ये इस लाइन और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है। भाई ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस पैराबोला। सो लेट मी डू वन थिंग बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, आपको क्या करना है बच्चों, आपको इस पॉइंट का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, या यूं कहा जाए कि t2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t1 फाइंड आउट करनी है, यूं कहा जाए कि t1 t2 में रिलेशन को फाइंड आउट करना। सो मैंने क्या करा बच्चों, ये क्या है और कुछ नहीं। सपोज कीजिए आपने पॉइंट P पर नॉर्मल ड्रॉ करा विच इज मीटिंग अगेन एट पॉइंट Q, तो आपको इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना होता है किसी लाइन का और किसी कर्व का, तो आप दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो। यहाँ से y की वैल्यू आप जो है यहाँ रखोगे बच्चों, y की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे और उसका स्क्वायर भी करना है, और इज इक्वल टू 4ax। ऑब्वियसली इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बन जाएगी। सो दैट आपके पास में बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी। जब आप इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आपके पास में x की दो वैल्यूज आएंगी साहब, बिल्कुल आएंगी। उनमें से एक वैल्यू होगी सपोज कीजिए x1 और एक होगी x2। भाई दो वैल्यूज आपके पास में आएंगी। बीइंग अ क्वाड्रेटिक नेचर, x की दो वैल्यूज आएंगी, और x की दो वैल्यूज क्यों आएंगी, क्योंकि बच्चों इस लाइन और इस कर्व ने एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे कट करना है। डायग्राम से नजर आ रहा है बच्चों, ये नॉर्मल ने इस पैराबोला को पॉइंट Q पे कट किया, लेकिन हम एक बात भूल गए कि इस नॉर्मल ने इस कर्व को या इस पैराबोला को पॉइंट P पर भी तो कट किया। भाई पॉइंट P पर आपने जो नॉर्मल ड्रॉ करा, ऑफ कोर्स
वो पॉइंट P पर भी उसे कट करेगा, पॉइंट Q पर भी कट करेगा. सो दैट नॉर्मल इज इंटरसेक्टिंग पैराबोला एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट आर x1 y1 and that of second point are x2 y2. So since it is becoming a quadratic equation in x, so we do have two values of x, x1 and x2. x1 will belong to that value and x2 will belong to this value. So ये जो दो वैल्यूज होंगी बच्चों, इनमें से ये जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली ये AT1 स्क्वायर होगी और ये जो होगी बच्चों वो AT2 स्क्वायर होगी, बिकॉज यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी वो x1 और x2 आएंगी. आपको क्वाड्रेटिक एक बड़ी जटिल सी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन बनेगी. आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से आपको जो सरल सुलभ दिखता हो बनने के बाद आप उससे काम कर सकते हैं. तो x1 की वैल्यू आई 81 स्क्वायर. ऑब्वियसली दैट x1 विल बिलोंग टू द पॉइंट इटसेल्फ वेयर यू पीपल हैव ड्रॉन द नॉर्मल, बट अनदर वैल्यू विल बी x2 जो कि मैंने 82 स्क्वायर कर दी. और आप उस बेसिस पर यहाँ पर आपके पास में जो है एक्चुअली जो x1 और x1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर इस इक्वेशन में कहीं पर भी T2 नज़र नहीं आ रहा, इसलिए x1 की जो भी वैल्यू आएगी वो T1 की टर्म्स में ही आएगी. x2 की जो वैल्यू आएगी वो भी T1 की टर्म्स में आएगी. बट भाई आपको x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, आपको x की यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिलेंगी. मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, वो T1 की टर्म्स में आएंगी. अब उनमें से एक वैल्यू होगी AT1 स्क्वायर के बराबर कर, AT1 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगी, एज इट इज AT1 स्क्वायर आ जाएगी. लेकिन दूसरी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी बताता हूँ. आपने जब किया तो देखिए इससे आपको x की जो वैल्यूज मिलेंगी, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, इससे x की जो दो वैल्यूज आएंगी उनमें से एक वैल्यू होगी AT1 स्क्वायर और दूसरी होगी बच्चों a इंटू माइनस T1 माइनस 2/T1 का होल स्क्वायर. आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देख लीजिए, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देख लीजिए. यू पीपल विल बी गेटिंग दीज टू वैल्यूज. आपको बच्चों ये दो वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू ये मिलेगी x की, एक वैल्यू ये मिलेगी. अब ये वैल्यू मिली तो ऑब्वियसली ये तो वो पॉइंट ही हो गया जिस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था, और ये दूसरा पॉइंट हो गया जिस पर नॉर्मल ने वापस से पैराबोला को कट किया है x2, और उस पॉइंट की एब्सिसा मैंने 82 स्क्वायर ली है. सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बच्चों आपको T2 की वैल्यू क्या मिलेगी, T2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस T1 माइनस 2/T1. होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया. भाई मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा, मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा कि अगर किसी पॉइंट T1 पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल पैराबोला को वापस पॉइंट T2 पर मिलता है, देन प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 इन टर्म्स ऑफ T1 और एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2. सो व्हाट यू डू बच्चों, आपने T1 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, वो नॉर्मल भाई कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो. बड़ा सिंपल सा है, और कोऑर्डिनेट्स निकालना मतलब दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू पीपल विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x. एक तो ये मिलेगी, एक ये मिलेगी. एक वैल्यू 81 स्क्वायर मिलना लाजमी था, ये मैं पहले से प्रेडिक्शन मार सकता था, क्योंकि एक तो वो पॉइंट ही है जिस पर उस आपने नॉर्मल निकाला है, तो वो तो वही का वही मिल जाएगा. लेकिन दूसरा जो पॉइंट मिलेगा वो थोड़ा ऐसा मिलेगा, और उससे मैं भाई जो है ये x की वैल्यू आई है, x कोऑर्डिनेट यानी उसका एब्सिसा आया है, जिसे मैं AT2 स्क्वायर लिख देता हूं. कंपेयरिंग दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ T2. ये मेरे पास में बच्चों T2 का मान आ जाएगा. T2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस T1 माइनस 2/T1. वेल एंड गुड. T2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस T1 ओवर माइनस 2/T1. तो ये एक अप्रोच थी बच्चों, थोड़ी सी जटिल थी. मैंने बार बार आपको समझाया है, मेरे कहने का मतलब बस मैंने इसको सॉल्व ही नहीं किया, बाकी मैं आपको वो बातें बार बार बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो चलिए ये तो एक तरीका था. इसके अलावा दूसरा तरीका ये था बच्चों, जो ये थोड़ा सा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यहाँ पर 3 टर्म्स है, उनका स्क्वायर करेंगे तो 6 टर्म्स हो जाएंगे, फिर इसको उसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, कुल मिलाकर 6 ही टर्म्स आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी. रेदर आप एक काम करें बच्चों, अब ये जो नॉर्मल आपको ये मालूम करना है कि नॉर्मल पैराबोला को जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट का पैरामीटर क्या. तो एक बात कन्फर्म है बच्चों कि लेट मी सपोज कि भैया लेट मी सपोज क्या, ये बोला है कि वो जिस पॉइंट पर मिल रहा है वो उसका पैरामीटर T2 है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली ये हो गए. अब ये नॉर्मल पॉइंट Q से पास हो रहा है, Q से पास हो रहा है मतलब नॉर्मल इज पासिंग थ्रू पॉइंट AT2 स्क्वायर 2AT2. When normal is passing through this point, so ये उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2AT2 इज इक्वल टू माइनस T1 इंटू AT2 स्क्वायर.
ये आया, और प्लस 2a_t1 आया साहब, और माइनस a_t1³ ये कुछ आएगा। अभी यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कैंसिल हो रहा है बच्चों, a कॉमन निकाल कर कैंसिल हो गया, a तो कैंसिल हो गया साहब। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा, इसको देखा जाए तो बच्चों ये माइनस t1, तो ये t1 इंटू t2², ये आया बच्चों। और फिर यहाँ पर मैंने क्या सही लिखा है भाई, ये t1 इंटू t2² हो गया, और प्लस 2t2 हो गया, प्लस 2t2 हो गया, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो चुका है, a तो कैंसिल हो चुका है, और फिर माइनस 2t1 और फिर माइनस t1³, ये आया बच्चों आपके पास। होप मैंने सही किया है, मैंने सही किया है भाई। यहाँ पर 2t2 इज इक्वल टू माइनस t1 इंटू t2², जो इधर आकर प्लस हो गया, ये हो गया। आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t2 इन टर्म्स ऑफ t1, नॉट अ बिग डील बच्चों। आप देखिए ये एक अपने आप में क्या बन रही है, ये t1 इंटू t2² प्लस 2 इंटू t2 माइनस 2t1 प्लस t1³, ये है बच्चों, इज इक्वल टू 0। नाउ इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t2। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। t2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 2² मतलब 4, और इधर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4t1 इंटू 2t1 प्लस t1³, और होल अपॉन में कितना, t1 माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट 20 के माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a ही होता है मेरे ख्याल से, हाँ 2a ही होता है बच्चों। अब ये क्या होता है बच्चों, -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का रूट, आप 4 इधर भी है 4 इधर भी है, कॉमन निकाल के अलग कर दीजिए, चलिए अलग कर देते हैं, तो ये माइनस ये 2 आ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, 1 प्लस 2t1² प्लस t1 की पावर 4, और अपॉन में कितना, 2t1। अभी 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और क्या आएगा, -1 प्लस माइनस, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस t1 का स्क्वायर अपॉन t1। इसको आप एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, एक बार प्लस लिया तो ये आया बच्चों प्लस लेने पर, और माइनस लेने पर क्या आया, -1 और -1 और माइनस t1² अपॉन t1। होप आपको मेरी बात समझ में आई है भाई। आपने सॉल्व करा तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ये दोनों कैंसिल होकर t2 की वैल्यू क्या आ गई, t2 की वैल्यू आ गई t1 आ गई, और साथ में दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -2 माइनस t1² ओवर t1, और इसे आप सेपरेट कर दीजिए। जब आप इसे सेपरेट कर देंगे तो t2 की वैल्यू तो आपको t1 मिल ही चुकी थी, और दूसरी वैल्यू आपको जो मिलेगी बच्चों सेपरेट कर देने पर वो आपको कितनी मिल रही है, वो आपको मिल रही है -t1 -2 ओवर t1। भाई आपने सेपरेट कर दिया और उनको रिवर्स कर दिया तो आपको ये मिल गई। सो t2 की वैल्यू आपके पास में ये आ गई। अब t2 की वैल्यू t1 आई मतलब क्या, वापस से वही पॉइंट आ गया। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे कहा बच्चों, अभी मैंने कहा आपसे कि होना यही है। क्या होना है कि भाई आपने जो है एक, भाई ये जो नॉर्मल है ये इस पैराबोला को केवल पॉइंट Q पे कट करेगा ऐसा तो नहीं है भाई। आपको ऑफ कोर्स Q निकालना है, लेकिन बात यह है कि जो नॉर्मल है उस पैराबोला को पॉइंट P पर भी कट करेगा जिसका पैरामीटर t1 है। तो इसीलिए t2 भाई दो जगह पे कट करेगा, एक वो जिसका पैरामीटर t1 है और एक वो जिसका पैरामीटर -t1 -2 अपॉन t1 है। तो इस बेसिस पर अब t2 की वैल्यू t1 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये तो वही खुद पॉइंट हो गया। तो बचा क्या बच्चों, t2 की वैल्यू क्या आ गई, -t1 -2 अपॉन t1। होप आपको मेरी बात समझ में आई है भाई। आई हैव 2 वेज, मुझे इस पॉइंट का पैरामीटर निकालना था। आप तो छोड़िए, सीधी सीधी बात है, आपको तो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन, आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, इस लाइन और इसका का इंटरसेक्शन पॉइंट x में क्वाड्रेटिक बनेगी, x के दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी ये और एक वैल्यू ये आएगी। अब ये वैल्यू तो जो आई वो तो वही पॉइंट आ गया खुद, और ये जो पॉइंट है इसका पैरामीटर मैंने t2 मान लिया, तो इसे a_t2² से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट इसका, अगर इसका पैरामीटर t2 मानता हूँ तो उसका इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a_t2², तो वो हो गया, और उस बेसिस पर t2 की वैल्यू ये आ गई। एक तरीका ये था। या दूसरा तरीका ये था बच्चों कि ये जो नॉर्मल है ये
जो है जिस भी किसी पॉइंट से पास होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। सपोज दैट नॉर्मल इज पासिंग टू दिस पॉइंट उस पैरामीटर इज T2, सो ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A T2 उसके 2A2 और वो उस नॉर्मल उसी पॉइंट से पास होगा, तो उसको सेटिस्फाई कराया। सॉल्व करके देखा T2 की दो वैल्यूज आ रही है T1, ऑब्वियसली नॉर्मल T1 से भी पास होगा और नॉर्मल इससे भी पास होगा, लेकिन T1 तो वही पॉइंट हो गया, तो T2 की वैल्यू आ गई। तो ये जो आपके पास में आया है बच्चों, ये जो आपके पास में आया है, इससे आपको याद रखना, क्योंकि इसकी आपको ढोल ढोल के जरूरत पड़ेगी बच्चों, याद रखना है इसको। तो ये कर लीजिएगा साहब कि अगर पॉइंट T1 पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल पैराबोला को वापस से पॉइंट T2 पे मिलता है, तो T2 और T1 में रिलेशन क्या होगा बच्चों। चलिए, ये तो एक बात हुई। अब इसी के ऊपर काफ़ी सारे सम्स बनाए जा सकते हैं, मैं एक दो सम्स के बारे में काम कर लेता हूँ। चलिए, पर पहले ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अब हमें जो है सबसे पहली बात बच्चों, हमें काम करते हैं कि अगर किसी पॉइंट T पर, मेरे से ये कहा है, प्रॉब्लम लिख ही लीजिएगा, इफ नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट T मीट्स पैराबोला अगेन एट पॉइंट T डैश, देन फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ T डैश। इफ नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट T meets parabola again at point T dash, then find the range of values of T dash। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। अभी देखिए बच्चों, अभी आप जो प्रॉब्लम दे रखी है उसमें ऐसा कुछ दे रखा है कि आपने नॉर्मल किस पर ड्रॉ किया, T पर। ऐसा हम लोग यहाँ पर जो हमने जो फार्मूला अभी डिराइव किया था उसमें हमने नॉर्मल कहाँ पर ड्रॉ किया था, T1 पर। तो मतलब यूँ हो गया कि T1 की वैल्यू T हो गई, और नॉर्मल जिस पॉइंट पर पैराबोला को वापस मिलता है उसको मैंने नाम दिया था T2, जबकि प्रॉब्लम वाला बोल रहा है कि आप उसको नाम दीजिए T डैश। भाई आपसे ये कहा है ना कि नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट T, मतलब T1 का काम कर रहा है T, मीट्स पैराबोला अगेन एट T डैश, मतलब T2 का काम कर रहा है T डैश। तो चलिए साहब, अब यहाँ से आपके पास में T डैश की वैल्यू आएगी -T माइनस 2/T। अभी यहाँ से ये हो जाएगा T डैश इंटू T माइनस T स्क्वायर माइनस 2। भाई आपने एलसीएम वेलसीएम ले लिया, T का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर T का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या आएगा साहब, T स्क्वायर प्लस T डैश इंटू T प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में T में क्वाड्रेटिक बन गई साहब। अब यहाँ से T की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो वो आएगी बच्चों -T डैश प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ T डैश का स्क्वायर माइनस 4 2 8 ओवर 2, यही कुछ आएगा। नाउ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ T, भाई अगर आपने पॉइंट जिस पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, आपने जो पॉइंट जिस पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, ऑब्वियसली वो पॉइंट रियलिटी में पैराबोला पर एग्जिस्ट करता है। सो फॉर रियल वैल्यू ऑफ T, फॉर रियल वैल्यू ऑफ T जो है बच्चों, T की रियल वैल्यू के लिए ये जो रूट के अंदर लिखा है, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। फॉर रियल वैल्यू ऑफ T, जो भाई यूं कह दीजिए, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो डिफाइन है नहीं, सो T डैश का स्क्वायर माइनस 8 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इससे आप T डैश के रूट्स निकालेंगे बच्चों, तो वो आएंगे प्लस माइनस 2√2। अभी एक पॉइंट आ गया बच्चों -2√2। अभी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आपको पता है बच्चों, आपको पता है रूट्स के भीतर नेगेटिव होता है, रूट्स के बाहर पॉजिटिव होता है। और आपसे क्या पूछा है, अब पॉजिटिव कब होगा, आपसे ये पूछा है कि वो पॉजिटिव कब होगा। तो वो पॉजिटिव कब होगा, वो पॉजिटिव होगा रूट्स के बाहर, रूट्स के बाहर पॉजिटिव होगा। सो इसका मतलब ये है कि जो T डैश है उसकी वैल्यू -2√2 से कम, या फिर T डैश की वैल्यू 2√2 से ज़्यादा। मतलब कुल मिलाकर अगर इसका डोमेन लिखा जाए तो इस तरह से कुछ होगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 भी हो जाए तब भी चलेगा, कोई लोचे वाली बात नहीं है बच्चों। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 भी हो जाता है तब भी चलेगा। सो ये T डैश की बच्चों आपके पास में रेंज आ गई है। ये आपके पास में T डैश की क्या आ गई है बच्चों, रेंज। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली बात देखते हैं बच्चों हम लोग, एक प्रॉब्लम और लिखिएगा, पहले इसे कॉपी कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों कि देयर इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला whose abscissa, there is a point on parabola y square equals to 4ax. There is a point on parabola y square equals to
4ax whose एब्सिसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट, जिसकी एब्सिसा उसकी ऑर्डिनेट के इक्वल है, जिसकी एब्सिसा उसकी ऑर्डिनेट के क्या है बच्चों, इक्वल है। आपको एक मिनट, देयर इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला, थोड़ा सोचना पड़ता है ना। देयर इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax whose एब्सिसा इज इक्वल्स टू ऑर्डिनेट, प्रूव दैट नॉर्मल ड्रॉन एट दिस पॉइंट, prove that normal drawn at this point subtends or right angle at the focus of parabola. Prove that normal drawn at this point is subtends right angle at its focus. वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों, होप मैंने सही प्रॉब्लम बनाई है। देखिए साहब, आपके पास में पैराबोला पर कोई पॉइंट है, आपके पास में पैराबोला पर बच्चों कोई पॉइंट है जिसकी एब्सिसा उसकी ऑर्डिनेट के इक्वल है, जिसके एब्सिसा उसके ऑर्डिनेट के इक्वल है। भाई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब जो उसका x कोऑर्डिनेट है वही उसका y कोऑर्डिनेट है। एब्सिसा इक्वल है मतलब y और x दोनों इक्वल है, तो चलिए रख देते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। अभी यहाँ से x जो है x को कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 4 है। कई लोग यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं कि x से x को कैंसिल कर देते हैं, पर x से x को कैंसिल नहीं करना। कैंसिल आप उसी को करते हो जिसके बारे में आपको कंफर्म है कि वो जीरो नहीं है। तो आपने ये कर दिया बच्चों, इससे आपके पास में x की दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू 0 आ गई, एक वैल्यू 4 आ गई। भाई एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है, तो x की वैल्यू 0 आ गई और 4 आ गई। अब ये देखिए साहब, आपके पास में जो है x इक्वल्स टू 0 अगर लेंगे, अगर x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो ऑटोमेटिकली y 0 आ जाएगा, और अगर x इक्वल्स टू 4a लेंगे तो y इक्वल्स टू भी 4a आ जाएगा। अरे आना ही है ना, क्योंकि ये तो गिवन है कि एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल है। और चाहो तो आप x इक्वल्स टू 0 इसमें रख कर देखो, y की वैल्यू 0 आएगी, और x इक्वल्स टू 4a रखो तो y की वैल्यू 4a आ जाएगी। भाई y की वैल्यू 4a भी आएगी, माइनस 4a भी आएगी, दोनों आएगी, लेकिन लेनी तो आपको क्या है, 4a ही। क्यों? क्योंकि एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल है। यस इसीलिए जो आपके पास में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, ऐसे दो पॉइंट्स आएंगे पैराबोला पे, मात्र एक 0 0 और एक 4a 4a। भाई ऐसे दो पॉइंट्स जिनकी एब्सिसा उनके ऑर्डिनेट के इक्वल है, तो ऐसे दो पॉइंट्स आएंगे, एक कौन सा आएगा बच्चों 0 0 और एक आएगा 4a 4a। अब अगर 0 0 पॉइंट लेते हैं तो बच्चों वो तो हो गया पैराबोला का वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स पैराबोला का 0 0 होता है। अब इस वर्टेक्स पर जो नॉर्मल होगी बच्चों वो कौन होगी, देखिए वर्टेक्स पर टेंजेंट क्या होती है, वर्टेक्स पर टेंजेंट होती है y एक्सिस बच्चों, और y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाजमी है बच्चों जो लाइन आएगी वो क्या आ जाएगी, वो x एक्सिस आ जाएगी, x एक्सिस यानी कि y इक्वल्स टू 0। सो वर्टेक्स पर जो नॉर्मल होगा वो और कुछ नहीं बच्चों, वो पैराबोला की एक्सिस ही होती है। अगर मुझे वर्टेक्स पर नॉर्मल ड्रॉ करने को बोला जाए तो क्या होगी, वो और कुछ नहीं होगी, वो तो एक्स एक्सिस होगी, वो तो पैराबोला की एक्सिस होगी। और वो तो भैया फोकस पर 90 डिग्री का वो फोकस पर कुछ एंगल बना नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये एक ही नॉर्मल कॉर्ड है। भाई ये तो यही नॉर्मल वर्टेक्स पर फोकस, वर्टेक्स पर नॉर्मल क्या होता है, उसकी एक्सिस होती है, एक्सिस ही उसकी नॉर्मल होगी। वर्टेक्स पर नॉर्मल पैराबोला की एक्सिस होती है, तो वो तो सीधी फोकस से पास होने वाली ही होगी, तो उसके बारे में तो कोई औचित्य रहा नहीं। सो वी वांट बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बट यस देयर इज अनदर पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल्स टू ऑर्डिनेट। बच्चों पैराबोला पर एक और ऐसा पॉइंट है जिसकी एब्सिसा उसकी ऑर्डिनेट के इक्वल है। ये लीजिए साहब, ये रहा पैराबोला, ये रहा पैराबोला बच्चों। आपने ऐसा पॉइंट लेना है जिसकी एब्सिसा, आपने ऐसा पॉइंट लेना है बच्चों जिसकी एब्सिसा उसकी ऑर्डिनेट के इक्वल है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आया बच्चों, ऐसा पॉइंट आया 4a 4a आया। अब इस 4a 4a पर आपने क्या ड्रॉ किया बच्चों, 4a 4a पर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। भाई नॉर्मल वो होता है जो पैराबोला को की टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। आपने इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सपोज ये जो पॉइंट था ये P था, ये पॉइंट Q था। आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये पैराबोला के फोकस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो नॉर्मल है ये पैराबोला के फोकस पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। तो आप ये दो तरीके से कर सकते हो। भाई एक तरीका तो ये है कि वो पॉइंट तो हो गया 4a 4a, अब ये पॉइंट निकालें, और ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस नॉर्मल की
इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं और किसी भी पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखी बच्चों, बिल्कुल बिगिनिंग में हम लोगों ने बात करी, वो होती है ये। अब यहाँ पर y1 भी है 4a और y1 है 4a, x1 भी है 4a, ये आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये -2 आ जाएगा, y माइनस 4a इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -2x प्लस 8a, और इससे आप ओ ये 4a था, तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों -2x प्लस 12a। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Now this normal will intersect parabola at two different points, and to find out those points these two equations have to be solved simultaneously. Put down the value of y from the equation of normal into the equation of parabola. What I get बच्चों? Making it square, and this is nothing but 4ax, इसका स्क्वायर कर लेंगे बच्चों, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, this is 144a स्क्वायर, and 2 2 जा 4, 12 जा 48a, एंड राइट हैंड साइड पर और कुछ नहीं बच्चों 4ax होगा, 4 कॉमन निकाल दीजिए, x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और ये -ax हो जाएगा, और ये बच्चों 36a स्क्वायर -4 की जगह पर ये 12 है, 4 कॉमन निकाल के आपने कैंसिल कर दिया। नाउ यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x प्लस माइनस, यहाँ पर बच्चों a का स्क्वायर कर दिया -4 36 जा 4ac होता है, तो ये 144a स्क्वायर यही आएगा, 4ac और 4 ये हो जाएगा कितना 48a, यही कुछ, और अपॉन में 2a। भाई आपने यहाँ से क्या मैंने सही किया है भाई? आपको इसका स्क्वायर करेंगे, एक मिनट, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी तो 48ax आएगा ना, ये गलती हो रही है भाई। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, ये 144a स्क्वायर, 2 2 जा 4, 12 जा 48a x, और इज इक्वल टू 4ax, और फिर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों ये और कुछ नहीं, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में ये बच्चों 4 से गया तो 12 गया, और ये 12 एक मिनट, ये 48 है, ये 4 है, 52 हो गया, 52 मतलब 13 हो गया, तो 13ax होगा, और ये बच्चों 36a स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो 13a के स्क्वायर 2 रूट्स आएंगे, एक तो 12a आएगा और एक 12 3 जा 36, क्या मैं सही जा रहा हूँ ना, 9 4 जा 36, सो इससे x की वैल्यू बच्चों 9a आएगी और 4a आएगी। ऑब्वियसली 4a तो आ नहीं थी, क्योंकि जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा है वो खुद भी तो उस पैराबोला को कट करेगा, तो x की वैल्यू 9a आ गई और 4a आ गई। अब जब x की वैल्यू 9a लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी बच्चों, वहाँ रखिए भाई, x की वैल्यू अगर आपने x की वैल्यू अगर आपने 4a ली तो y की वैल्यू क्या होगी? एक मिनट, x भाई x की वैल्यू 4a लेने का तो कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि वो तो आपको पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो यू जस्ट टॉक अबाउट ओनली x इक्वल्स टू 9a, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू 9a। इससे y की वैल्यू आएगी बच्चों ±6 से, ±6 से आएगी, मतलब ये आएगा बच्चों 9a 6a, और बच्चों आएगा 9a -6 से। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या इस पॉइंट पर आपने जो नॉर्मल ड्रॉ करा, क्या वो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा? नहीं भाई, नॉर्मल आपने इस पे ड्रॉ करा, वो पैराबोला को कुल मिलाकर 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, उनमें से एक पॉइंट तो वो खुद होगा, लेकिन दूसरा तो केवल एक और एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। नॉर्मल ड्रॉन टू द पैराबोला इंटरसेक्ट्स पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अनडाउटेडली एक पॉइंट तो उनमें से वो खुद हो गया, लेकिन दूसरा तो एक ही पॉइंट होगा। क्या 2 पॉइंट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते बच्चों। अब यहाँ 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स आ रहे हैं मतलब उनमें से एक पॉइंट पॉसिबल है और दूसरा नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है वो देखते हैं बच्चों। ये बात कंफर्म है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अगला जो होगा बच्चों, वो उसको जब नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही आएगा।
नीचे की तरफ ही आएगा बच्चों, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से नहीं कर सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, केवल ये पॉसिबल है भैया एक्स वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, वाई वैल्यू नेगेटिव आ जाए। भाई फर्स्ट जो जिस पॉइंट पर एज्यूमिंग ए टू बी पॉजिटिव, माना कि ए पॉजिटिव है, भाई पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में ए पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हो गए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है जिस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा। अब वो जो नॉर्मल होगा बच्चों, वो पैराबोला को जब वापस से कट करेगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली मेरा दिमाग तो यही कह रहा है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, इसलिए मेरे पास में ये तो पॉसिबल नहीं है, यही आएगा बच्चों। तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल आपने ड्रॉ किया था वो तो खुद ये हो गया, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों 9a, -6 है, बिकॉज आई वांटेड टू prove the angle between I wanted to prove that this normal chord is subtending angle right angle at the focus of the parabola. For that purpose I needed to have the slopes of these two lines, and slopes of these two lines could be determined only if I know coordinates of this point and this point, and this point coordinates are already known to me, but the coordinates of this point had to be found, and it is why I exercised in this manner. I hope you have got the thing. Now what about the slope of SP? SP का स्लोप क्या होगा बच्चों? SP का स्लोप होगा y2 minus y1 over x2 minus x1, and what about this? This is nothing but 4 over 3. And what about slope of SQ? That is nothing but y2 minus y1 over x2 minus x1. Solving this will get you बच्चों minus 3/4, and if you determine a slope of these two lines, of course you get -1, and product of slopes of two lines is -1. Conditionally they are at 90 degree with each other. They are mutually perpendicular. Yes, वो दोनों परपेंडिकुलर हो गई, इस बात से सिद्ध हो गया। भाई आपको ये प्रूव करना था ना कि ये नॉर्मल इसके वर्टेक्स फोकस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपको इसका स्लोप चाहिए था, इसका स्लोप चाहिए था, और दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 चाहिए था। होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तरीका तो इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने का ये हो गया बच्चों, और दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हमने ये वाला तरीका लेके चले थे, अदरवाइज मैं ऐसा भी कर सकता था बच्चों कि पहले तो मैं वो देखूं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी एब्सिस उसके ऑर्डिनेट के इक्वल, ऐसे दो पॉइंट्स है, एक 0 0 एक 4a 4a। अब 0 0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस पर जो नॉर्मल होगा वो तो अगर देखा जाए तो फोकस से पास होगा, तो वो तो फोकस पर कुछ एंगल बनाएगा नहीं, क्योंकि वो एक्सिस ही है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं AT² बराबर, मैं इसे आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके चल रहा हूं, पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके चल रहा हूं, तो 2AT² इक्वल्स टू 4a है, और 2AT इज इक्वल्स टू भी 4a है। भाई एक्स कोऑर्डिनेट भी 4 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 4 है। अब मैं रदर इसको मैं जो हमारा तरीका होगा वो लेने की बजाय मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लेता हूं, तो ये आ गया बच्चों। इसे कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 2। ऐसा यहाँ देखेंगे तो टी की वैल्यू +2 भी आएगी और -2 भी आएगी, लेकिन आपको तो ऐसी टी की वैल्यू लेनी है ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। भाई आपने यहाँ से a कैंसिल किया, टी की वैल्यू +-2 आ गई, taking square root, और यहाँ से 2i। now you people have to find that value of t which is satisfying both of these two coordinates. So I come to the conclusion that the value of t is equals to 2, t equals to 2. Now to determine point of intersection, this point coordinates, ultimately my goal is the same thing, that I have to find out coordinates of this point. Only thereafter I would be able to know the gradients of these two lines. It is why now we know that the point where again it intersects the parabola is basically whose parameters are given by this thing, and we know the value of t is equals to this, so that this thing we get -3. So the coordinates of another point, that is q, would be at' and 2at'. Now put the value of t over here, t dash over here, so you get a -3 whole square, and this you get 2a into -3. Now I get nothing but 9a minus 6a. So these are the coordinates of point q. ऐसे भी कर सकते थे, आप उतना लंबा चलते, आप पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालते, फिर आप काम करते, अगर आपके पास में ये तरीका था
आप ऐसा भी कर सकते थे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया बच्चों। चलिए तो ये नोट डाउन। अब इसके पास में क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अब खट 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 हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों, डिटरमाइन लेंथ ऑफ ए नॉर्मल कॉर्ड ऑन ए पैराबोला y square equals to 4ax which subtends right angle at its vertex. Determine length of normal chord to a parabola whose which subtends right angle at vertex. वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए साहब, आपके पास में बच्चों कोई नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है जो कि कहां पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है, वर्टेक्स पर। भाई पिछली प्रॉब्लम अलग थी, ये प्रॉब्लम अलग है। आप यहां पर भी लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं चलिए यहां पर लेंथ निकालना है तो लेंथ निकालना इज नॉट अ बिग डील बच्चों। अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम मेरे पास में है बच्चों कि ये मेरे को एक पैराबोला दे रखा है। ये रहा पैराबोला और पैराबोला के किसी पॉइंट पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा। ये रहा वो नॉर्मल किया बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ। और विशेषता ये कि ये जो नॉर्मल है ये पैराबोला की वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको इस नॉर्मल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। भाई नॉर्मल भी तो अपने आप में एक तरह की कॉर्ड ही है ना। इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे बच्चों? भाई इसके कोऑर्डिनेट्स को आपने 80 स्क्वायर 280 मान लिया एक बात। और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे भाई? आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स ए टी डैश का स्क्वायर और एक मिनट ए टी डैश का स्क्वायर और 280 डैश हो गए। जबकि टी डैश की वैल्यू आपको पता है बच्चों वो है माइनस टी। हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि हम ये जब रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं ऑलरेडी। सो व्हाई शुड नॉट वी गो फॉर यूजिंग दिस रिलेशनशिप? आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट। यू हैव गॉट दैट करेक्ट। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर टी डैश इज इक्वल टू माइनस टी ओवर। सो व्हाट यू गेट, आपको ये गिवन है साहब कि ये जो नॉर्मल है ये वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं बच्चों, हम लोग स्लोप निकालते हैं बच्चों VA का। स्लोप VA का क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली V के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे सिंस द पैराबोला हैज बीन गिवन इन द वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो दैट y2 minus y1 over x2 minus x1. Solving this will give you the value 2 over t. This is what the slope of line VA. ये आपके पास में VA का स्लोप आया और जिस तरीके से VA का स्लोप आया ठीक उसी तरह से VB का स्लोप निकालिए बच्चों इन टर्म्स ऑफ t डैश इटसेल्फ। सो आपको मिल जाएगा बच्चों ये 2 over t डैश मिल गया। अब आपको ये गिवन है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बच्चों। तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। भाई इट हैज बीन गिवन ऑलरेडी दैट दीज टू पॉइंट्स। भाई ये जो नॉर्मल कॉर्ड है, ये नॉर्मल कॉर्ड जो है बच्चों वो वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो वो ये आएगा बच्चों, सो दैट 2 over t डैश इज इक्वल टू -1, सो दैट बच्चों t डैश की वैल्यू -4 आ गई। t डैश की वैल्यू -4 आ गई। आप इसे भी याद रख सकते हैं बच्चों भविष्य में कि ऐसी कोई नॉर्मल कॉर्ड जो वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसकी कंडीशन ये है। ये आपको याद रख सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब t डैश की वैल्यू कितनी बच्चों? t डैश की वैल्यू है -t -2 over t इज इक्वल टू -4। माइनस साइन को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए बच्चों। टी डैश की वैल्यू आपने यहां से यहां रख दी, आपको माइनस साइन को कैंसिल कर दिया, हैज बिकम टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू बच्चों 4। इससे t की वैल्यू आपको जो मिल रही है बच्चों वो मिल रही है क्या मिल रही है बच्चों? t की वैल्यू इससे आपको मिल रही है ±√2। t की वैल्यू बच्चों आपको ±√2 मिल रही है। होप आई एम करेक्ट।
आपको टी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 मिल रही है। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, टी से टी का भाई माइनस साइन तो कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया, टी इंटू टी टी स्क्वायर हो गया, और 2/t से टी का मल्टीप्लाई होने पर 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, टी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आ गई। नाउ यू हैव गॉट 2 वैल्यूज ऑफ टी बच्चों, प्लस माइनस रूट 2, इधर यू से +2 और यू से माइनस रूट 2, दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लीजिए। तो इससे बच्चों पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जब आप t की वैल्यू √2 रख देंगे, मैं डायरेक्टली रख रहा हूं, t की वैल्यू √2 जब आप रख दोगे, √2 आप जब रख दोगे तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे बच्चों, 2a और 2√2a, ये आएगा बच्चों, बिल्कुल आएगा। और रही बात बच्चों b के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो पहले t डैश निकालिए, t डैश की वैल्यू है -t सो दैट ये आपके पास में ये आएगा। और इससे b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो -2√2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 8a हो जाएगा, और -2 4√2a, ये आपके पास में आ जाएगा। मैंने मेरे ख्याल से तो सही किया है, सही किया है बच्चों। अब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, आपको दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी है, ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 जो कि है -4√2a माइनस 2√2a, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बच्चों, सिंप्लीफाई करना इज नॉट अ बिग डील, कर सकते हैं आप लोग। इसका स्क्वायर कर लेंगे बच्चों तो ये 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6√2, और वो तो 6 है ही सही, 2 का स्क्वायर 4 + 1, एक मिनट, ये 6 से है, ये भी 6 से है, तो 6 से कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, अंदर क्या बचेगा 1 + √2 का स्क्वायर, ठीक है साहब। सो कुल मिलाकर ये लेंथ आ जाएगी बच्चों 6√3a। वेल एंड गुड, चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो मैंने सारा काम सही किया है, क्योंकि मैं बड़ा सदमे में रहता हूँ, घबराया हुआ रहता हूँ भैया जहाँ कैलकुलेशन की बात आ जाती है। कॉन्सेप्ट फंडामेंटल चलते रहे, मेरी गाड़ी भयंकर तरीके से चलती है, कोई टेंशन नहीं, गाड़ी भाड़ 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 चलती है, कोई रोक नहीं सकता मेरी गाड़ी को। लेकिन कैलकुलेशन जब कॉपी में बैठ के करता हूँ तब फिर कैलकुलेशन भी बड़े भयंकर वाले होते हैं, बड़े फटाफट हो जाते हैं, लेकिन जब बोर्ड पे आ जाता हूँ तो पता नहीं क्या होता है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, कई बार कुछ लोग बोलने में हकलाते हैं, लेकिन जब गाना गाते हैं तो बहुत शानदार गाते हैं। अलग अलग होता है, कई बार आदमी घर में जैसा है बाहर अलग हो जाता है, भाई घर में तो हर आदमी आदमी होता ही नहीं है लेकिन बाहर तो शेर बन जाते हैं, 56 इंच का सीना बन जाता है भैया, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन घर में आप लोग शायद एक्सपीरियंस करते होगे अपने मम्मी पापा के लिए। अब ये कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, तो ये लेंथ ए बी जो है वो है भैया 6√3a। होप ये आपको समझ में आया बच्चों। आगे बात करते हैं, चलिए हम यहाँ पर बच्चों एक और काम करते हैं। हमें यहाँ पर ये गिवन है बच्चों कि normal drawn at any point subtends angle phi with the axis of parabola। क्या गिवन है बच्चों आपको, normal drawn at any point subtends angle phi at subtends angle phi with the axis of parabola, prove that normal will intersect parabola once again at angle tan inverse 1/2 tan phi। Normal drawn at any point subtends angle phi with the axis of parabola, prove that normal will again intersect parabola at this angle। वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों, आराम से प्रश्नों को बार बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, और डायग्राम बनाइए, बिना डायग्राम बनाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को मत करिए। डायग्राम कितना भी गंदा क्यों ना बने, बनाइए। भैया आप लोगों की ड्राइंग तो मेरे से अच्छी है, सभी की अच्छी है, मेरी ड्राइंग तो दुनिया में सबसे गंदी ही ड्राइंग है। सबसे गंदी ड्राइंग अगर कोई कर सकता है तो वो ललित सरदाना कर सकता है। इसका कॉम्पिटिशन हो तो मैं ही जीतूंगा, पक्की बात है, क्योंकि मैं बचपन से लेकर आज तक कभी ड्राइंग कर नहीं पाया हूँ। लेकिन यहाँ ड्राइंग नहीं कर ली, इसलिए मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये कहा है कि ये किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, आपने किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा। चलो साहब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये रहा नॉर्मल,
ये रहा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। भाई नॉर्मल वो होता है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट वो होती है जो टेंजेंट जो कर्व को भैया एक पॉइंट पर टच करे। तो ये आपने एक पॉइंट पर टच करा दिया है। आप बोलोगे सर वो यहाँ टच कर रही है और आप नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, तो मैंने कहा ये तो मेरी ड्राइंग है भाई, जब तक मुझसे पढ़ना है तब तक इसे तो आपको मजबूरी में सहन करना पड़ेगा। तो आपने नॉर्मल ड्रॉ करा भैया, बहुत अत्याचार करता हूं मैं आपके साथ में। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करा और ये नॉर्मल एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ में एंगल फाई बना रही है। आपको प्रूव क्या करना है भैया, आपको ये प्रूव करना है कि ये नॉर्मल पैराबोला को वापस से कितने एंगल पर कट करेगा, वो आपको देख रहे हैं। तो चलिए काम करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस पॉइंट के पैरामीटर को हम मान लेते हैं a² 2at, जबकि पैरामीटर t माना गया है। ये मान लिया बच्चों, मान लिया आपने। अब तो इस पॉइंट t पर जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y = -tx + 2at + at³। इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। अब अगर इससे आप कंपेयर करें बच्चों तो इस नॉर्मल का जो स्लोप आ रहा है ग्राफ डायग्राम, आपको इक्वेशन देखकर समझ में आ रहा है, y = mx + c से कंपेयर कर लीजिए, m की वैल्यू -t आ रही है बच्चों। और ये जो स्लोप होता है ये ही होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद द x एक्सिस। बच्चों इस नॉर्मल का जो स्लोप आ रहा है वो -t आ रहा है, और किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद द x एक्सिस। ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अभी यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन लेके चल सकते हो साहब कि ये वाला एंगल होगा या ये वाला होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर वही आएगा। क्यों आएगा बता दूंगा मैं आपको। भाई यहाँ पर आपने इसको इसके साथ में ले लीजिए या इसके साथ में ले लीजिए। आप बोलो सर मैं एक्यूट लूंगा, ऑब्ट्यूस नहीं लूंगा, आपने ऑब्ट्यूस क्यों ले लिया, तो अभी थोड़ी देर में हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमें एंगल निकालना है। और अगर ये वाला एंगल फाई है तो आपने आप ही ये एंगल 180 - फाई हो जाएगा। एनीवेज, तो ये m की वैल्यू ये आ गई बच्चों, आ गई आपके पास में। भाई m की वैल्यू आ गई -t और वो होगी tan फाई के बराबर। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो नॉर्मल है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल पैराबोला को वापस से जिस एंगल पे कट करता है आपको उस एंगल को प्रूव करना है। करना है बच्चों। अब ये पैराबोला को वापस से किस एंगल पे कट करता है, पैराबोला को किस एंगल पे कट करता है, ऐसे मतलब क्या होगा बच्चों, मतलब ये होगा कि जिस पॉइंट पर इसने वापस से कट किया उस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। जिस पॉइंट पर बच्चों आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, आपने इस नॉर्मल ने जिस पॉइंट पर वापस से पैराबोला को कट किया उस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी बच्चों। तो टेंजेंट और इसके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। वो आपको जो प्रूव करना है वो, भाई कोई लाइन किसी कर्व को किस एंगल पे कट कर रही है, से मतलब ये होता है कि कोई लाइन किसी कर्व को जिस एंगल पे कट कर रही है उस कर्व पर आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। बच्चों ये आपके पास में कोई कर्व है और मैं आपसे बोलूं कि ये कर्व इस लाइन को किस एंगल पे कट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जिस पॉइंट पर इसने कट किया उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट। और टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, टेंजेंट आपको क्या पूछा था मैंने कि ये लाइन ने इस कर्व को किस एंगल पे कट किया, इस लाइन ने इस कर्व को किस एंगल पर कट किया। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। कर्व पर जो टेंजेंट आई है और लाइन जो है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल होगा बच्चों कर्व और गिवन लाइन के बीच। एंगल बिटवीन एनी कर्व and any given line is nothing but the angle between tangent at their intersection point and the given line। बात खोपड़ी में आई होगी। आप जैसे दो सर्कल्स के बीच में एंगल निकालते थे तो दो सर्कल्स के बीच में एंगल कैसे निकलता था, भाई मैंने आपसे पूछा दो सर्कल्स के बीच में एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यू वुड से। सो क्या होगा, आप इंटरसेक्शन पॉइंट पर पहले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दूसरे सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इन दोनों के बीच में एंगल निकाल दीजिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज द एंगल बिटवीन द सर्कल्स। What is the angle between the tangents at the intersection point is the angle between the circles. Angle between any two curves is nothing but the angle between the tangents at their intersection point. That's what I am telling you here.
दिस इज अ कर्व, लाइन इज ऑफ कोर्स अ कर्व, स्ट्रेट कर्व, एक सीधा प्राणी है बिल्कुल वो. सो एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस कर्व वुड बी नथिंग बट द एंगल बिटवीन tangent at this curve and tangent at this line, and tangent on any line is the line itself. Tangent at any line is the line itself. सीधी सीधी बात है बच्चों. तो अगर मैंने आपसे पूछा भैया कि इस कर्व और इस लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, तो आपको क्या करने का भैया, आपको उस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो कि वही लाइन है, आपको उस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करना जो कि ये आ रही है बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल होगा. वही काम तो मुझे यहाँ करना है कि मुझे प्रूव करना है कि ये नॉर्मल इस पैराबोला को वापस किस एंगल पर कट करेगा, आपको वो फाइंड आउट करना है. तो आपको क्या करना बच्चों, ये तो लाइन रही, आपको लाइन और कर्व के बीच एंगल बताना है. मतलब आपको लाइन और कर्व पर टेंजेंट के बीच में एंगल बताना है. आपको लाइन और कर्व के बीच में एंगल बताना है, मतलब लाइन और कर्व पर टेंजेंट के बीच में आपको एंगल बताना है. तो चलिए साहब करते हैं. लाइन और कर्व पर टेंजेंट के बीच में एंगल बताना है. सो लेट मी डू वन थिंग बच्चों, मैंने लाइन का स्लोप निकाल दिया, लाइन का तो स्लोप आ चुका. अब इस पॉइंट पर आप टेंजेंट का स्लोप निकालो. और ये जो पॉइंट है बच्चों, इसके पैरामीटर को अगर मैं टी डैश मान लेता हूं तो आपको पता है कि इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वाई टी डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी डैश का स्क्वायर. भाई ये पॉइंट क्यू पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, कर्व पर जो आपने पॉइंट कर्व के पॉइंट क्यू पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी, ये उसकी इक्वेशन है. भाई याद कीजिए टेंजेंट की इक्वेशन किसी पॉइंट x1 y1 पर क्या होती थी, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1. x1 y1 की जगह पर आप रख देंगे a t स्क्वायर 2at, एक्चुअली वो t रही, t डैश है, तो ये आ गया बच्चों. सो दिस इज द एंगल टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट q डैश. एंड ये तो आपके पास में बच्चों इस लाइन का ये टेंजेंट का स्लोप क्या आया, भाई टेंजेंट का स्लोप आ गया 1 अपॉन टी डैश. टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया बच्चों, 1 अपॉन टी डैश आ गया. आप के पास में दो लाइन है भाई, ये जो लाइन है, जो नॉर्मल लाइन थी उसकी इक्वेशन ये थी और उसका स्लोप ये आया, इसे मैंने m1 मान लिया. और आपको इस लाइन ने इस पैराबोला को वापस से कितने एंगल पे कट किया, आपको वो निकालना है. मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में एंगल निकालना है. मतलब इस लाइन और पैराबोला पर जो टेंजेंट है उसके साथ में एंगल निकालना है. तो आप इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल रहे हैं, तो एक लाइन का स्लोप तो ये रहा और दूसरी जो लाइन थी वो पॉइंट क्यू पर टेंजेंट थी, जिसको मैंने टी डैश पैरामीटर दिया नाम, तो उस लाइन का स्लोप आएगा ये. और इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल का फार्मूला क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल का फार्मूला होगा tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होगा. चलिए साहब ये कर दिया. और m1 की वैल्यू क्या, m1 की वैल्यू है साहब माइनस टी, और m2 डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, m2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन टी डैश प्लस 1 प्लस m की वैल्यू है बच्चों माइनस टी, और m2 की वैल्यू है बच्चों 1 अपॉन टी डैश. ये लीजिए और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, मॉडुलस क्लोज हो गया. m1 की वैल्यू है माइनस टी, m1 की वैल्यू माइनस टी है और m2 की वैल्यू 1 अपॉन टी डैश है. आपने इसको सॉल्व करना बच्चों. अब आप यहां से माइनस तो कॉमन निकाल के रख दीजिए साइड में, माइनस का मॉड तो पॉजिटिव ही होना है बच्चों, माइनस का मॉड पॉजिटिव होना है, तो ये हो जाएगा बच्चों टी टी डैश प्लस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों टी डैश माइनस टी, यही होगा. भाई टी टी डैश, भाई एलसीएम लोगे माइनस तो कॉमन निकाल के आप माइनस का मॉड प्लस कर दोगे, टी टी डैश प्लस 1 अपॉन टी डैश माइनस टी. हाय हाय क्यों नहीं आया भाई, हाय. अभी अपने पास में एक और बात है भाई, क्या कि टी डैश जो है ना भैया वो है माइनस टी minus 2 upon t, because we know that if tangent at normal is drawn at point t, then it intersects parabola once again at point t dash, whose ordinate is given by this thing बच्चों. So let me have some kind of relationship over here. मैं इसको एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करता हूँ, तो बच्चों ये टी टी डैश आएगा और ये बच्चों माइनस टी स्क्वायर आएगा, माइनस 2 आएगा. तो टी डैश की जगह पर मैं के रख सकूँ भाई, रख सकूँ. चलिए मैं रखता हूँ भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू टी टी डैश की जगह मैं रख सकता हूँ माइनस टी स्क्वायर माइनस 2. भाई टी टी डैश की जगह मैंने क्या रखा, टी टी डैश की जगह रखा माइनस टी स्क्वायर माइनस 2. यस यस
प्लस 1 अपॉन टी डैश माइनस टी। आप कुछ लोग शायद सोचते होंगे कि सर जो है वो कैसे मटकते रहते हैं, शायद किसी को लगता हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो एंजॉय करके पढ़ाऊंगा, वरना किसी का बाप मेरे से नहीं पढ़वा सकता। ये हकीकत है। जब तक मेरे को मज़ा नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ा सकता। कोई मेरे स्टूडियो में मेरे को धक्का दे के भेज दे और बोले चलो लेक्चर बना लो, तो मैं कर ही नहीं सकता। खुद का मन होना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसे ही हमारे साथ होता है, हमारा मन जब करता है तभी हम पढ़ते हैं, और हमारा मन बहुत कम करता है सर। चलिए साहब, पर मेरी आदत है भैया, किसी को पसंद आए तो पढ़े, नहीं मजा पसंद आए तो मत पढ़े। मैंने किसी को हाथ जोड़ के तो बोला नहीं कि भैया लेक्चर अटेंड करो, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। किसी को लग सकता है कि भैया ये क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन सच्ची वाली बात है। मुझे मज़ा आएगा तो मैं लेक्चर बनाऊंगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा। सीधी सीधी बात है यार। आप वो काम कैसे कर सकते हो जिसमें आपको आनंद ही नहीं आ रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है? मैं तो नहीं कर सकता। एटलीस्ट मैं तो शायद दुनिया का आखिरी व्यक्ति हूँगा जो किसी काम को बिना इच्छा के करूँगा। मजबूरी में फिर वही बात आती है, मजबूरी का नाम, तो मजबूरी नहीं लेना भैया मुझको। चलिए अभी ये आपके पास में बच्चों टी स्क्वायर ये -2 + 1 वो हो जाएगा, फिर माइनस का मॉड प्लस हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास में आ गया। और चलिए साहब एक काम करें, अब यहाँ से ये टी स्क्वायर की जगह पर तो आपने रख दिया क्या, टी स्क्वायर की जगह पर आपने रख दिया tan स्क्वायर फाई + 1, और टी डैश की जगह पर क्या, टी डैश की जगह पर आप रखिए -2/t, और यहाँ पर भी -t। ये लीजिए बच्चों, टी की जगह मैंने tan फाई रख दिया। चलिए अब आपके पास में क्या आएगा भैया, tan स्क्वायर फाई + 1 क्या होगा, sec स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ से tan स्क्वायर फाई + 1 तो हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर फाई, और फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, वापस से -2t हो जाएंगे। फिर माइनस साइन को कॉमन निकाल के मॉडुलस कर दिया आपने, और 2 भी कॉमन निकाल दिया बच्चों, तो आपको मिलेगा t + 1/t। ये आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये sec स्क्वायर फाई है और यहाँ पर 2 है, फिर से एलसीएम ले लीजिए बच्चों, t स्क्वायर + 1/t, ये आ गया। और फिर क्या होगा, फिर से बच्चों जो है आप टी स्क्वायर + 1 की जगह वापस से 1 मिनट, फिर मैं आगे का काम बच्चों यहाँ कर रहा हूँ। जगह मेरे पास में थोड़ी सी कम पड़ रही है, या मेरा थोड़ा मिसमैनेजमेंट भी हो गया कि मैंने कुछ कहाँ लिख दिया, बट कोई बात नहीं, चलता है। इनटू टी न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और टी न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा तो बच्चों ये tan फाई हो जाएगा, और अपॉन में क्या साहब, tan स्क्वायर फाई + 1। ये अभी tan स्क्वायर फाई + 1 क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर फाई। यस, और sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसल, सो tan थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों 1/2 tan फाई आएगी, tan फाई आएगी बच्चों, और उससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स। आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना था, वो ये आ गया। अब देख लीजिए वो ये आया बच्चों, एज सच आपके पास में वो मॉडुलस लेकर आया है, बट आपने अगर tan फाई, ये लीजिए मॉडुलस लेकर आया है, वैसे तो वो, तो आप मॉडुलस नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा, हिसाब से लगा लेंगे कि tan थीटा पॉजिटिव है साहब। तो इसीलिए मैंने बोला कि वो ये वाला एंगल हो या ये वाला एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि फाइनली आप लोगों को मॉडुलस लेना है, तो आपको केवल उसकी मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट देखना है, बस इसीलिए। हम एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। मेरे से ये बोला कि पैराबोला के किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, जो कि पैराबोला की एक्सिस के साथ में एंगल फाई बनाता है। प्रूव कीजिए कि वो पैराबोला को वापस से tan इनवर्स 1/2 tan फाई एंगल पे कट करेगा। तो आपने पैराबोला पे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखी बच्चों, वो ये आई, उससे m की वैल्यू -t आई। ठीक साहब, अब आपने जिस पॉइंट पर उसने वापस से कट किया उसके पैरामीटर को t डैश मान लिया, तो उस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, क्योंकि आपको इस नॉर्मल और इस पैराबोला के बीच में एंगल निकालना है, मतलब आपको इस लाइन और पैराबोला की टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है। तो पहले आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, वो ये आई, इससे टेंजेंट का स्लोप ये आ गया tan थीटा = मॉडुलस ऑफ दिस, ये आया बच्चों। आपके पास में एक लाइन ये इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, फार्मूला लगाया, t डैश की tan t डैश की वैल्यू t स्क्वायर -2 थी, वो आपने यहाँ रखी, उससे माइनस साइन को कॉमन निकाल के मॉडुलस कर दिया, वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर t की वैल्यू tan स्क्वायर फाई + 1 कर दी, t डैश की वैल्यू यहाँ पर रख दी। एक ही बार में भी कर सकते थे, मैंने अननेसेसरी दो बार में काम करा, पर कोई बात नहीं। फिर माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, 2 भी कॉमन निकाल दिया, माइनस का मॉड पॉजिटिव हो गया, और फिर बच्चों एलसीएम लेने के बाद फाइनली ये आ गया, जिससे आ गया। होप आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा।
एक और काम करते हैं बच्चों, चलिए आपको ये बोला है कि पैराबोला के किसी पॉइंट T1 पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, पैराबोला के किसी पॉइंट T1 पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा और पैराबोला के किसी पॉइंट T2 पर भी नॉर्मल ड्रॉ करा। यू हैव ड्रॉन नॉर्मल्स एट 2 पॉइंट्स T1 एंड T2 ऑफ ए पैराबोला। आपने पैराबोला के पॉइंट T1 पर और T2 पर नॉर्मल्स ड्रॉ करे एंड दोज टू नॉर्मल्स आर इंटरसेक्टिंग अगेन एट द पैराबोला इटसेल्फ। Those two normals are intersecting each other again at the point of parabola itself. Find relation between T1 and T2। वीडियो को रोक करके कीजिए बच्चों। अगर प्रॉब्लम नहीं सुनी हो तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इफ नॉर्मल्स ड्रॉन एट पॉइंट T1 and T2 ऑफ पैराबोला y square equals to 4ax are meeting each other again at the parabola itself, then we have to find relation between T1 and T2, and what we have got in this problem that could be better understood by drawing simple diagram. Let me have, this is my parabola which is given by y square is equals to 4ax. This is the equation of parabola and I have drawn normals at point T1 and point T2। मैंने इन दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल ड्रॉ करे। भाई इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा वो ये आया, पॉइंट T1 पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा वो ये आया, और पॉइंट T2 पर भी मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा वो ये आया। भाई आपने पॉइंट T1 पर नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल जो इसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, आपने पॉइंट T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा वो ये आ रहा है, आपने ये नॉर्मल ड्रॉ करा जो ये आ रहा है। अब ये दोनों नॉर्मल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं और कंडीशन ये गिवन है कि वो जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वो पॉइंट पैराबोला पे ही लाई कर रहा है। कंडीशन बतानी है। तो देखिए ये जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट के पैरामीटर को मैं T3 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? T3 मान लिया, मान लिया। भाई वो चूंकि पैराबोला पे लाई कर रहा है इसलिए उसको भी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिया जा सकता है। सिंस वो जो है वो उसी पे लाई कर रहा है इसलिए इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिया जा सकता है। तो अब आपको पता है अगर किसी पॉइंट T1 पर नॉर्मल पैराबोला को वापस से T2 पे कट करता है तो T2 बराबर होता है -T1 -2/T1। अब यहां पंगा ये है कि ये जो नॉर्मल ड्रॉ करा है ये भाई आपने T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा और वो पैराबोला को वापस से कौन से पॉइंट पर मिल रहा है? T3 पर। मैंने मान लिया तीसरे पॉइंट का पैरामीटर T3, सो दैट फ्रॉम द गिवन रिलेशन आई कैन से T3 इज इक्वल्स टू -T1 -2/T1। एंड लाइकवाइज आपने जिस तरह से इस पर नॉर्मल ड्रॉ करा तो अब ये T2 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, ये पैराबोला को वापस से T3 पर मिल रहा है तो पैराबोला पे ही मिल रहा है, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साहब। आपने पैराबोला के पॉइंट T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, उसने आपने T1 और T2 दोनों पर नॉर्मल ड्रॉ करे, वो दोनों नॉर्मल्स कहीं ना कहीं दूसरे को कट करेंगे। इफ टू लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर नेचुरली दे विल बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सम पॉइंट, वो कहीं ना कहीं दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। कर दी साहब। अब वो बोला ये कि भाई वो नॉर्मल, जैसे मैंने पैराबोला पर नॉर्मल ड्रॉ करा, एक नॉर्मल मैंने ये मैंने पैराबोला पर नॉर्मल ड्रॉ करा, एक नॉर्मल ये ड्रॉ करा, एक नॉर्मल ये ड्रॉ करा। अब ये नॉर्मल ड्रॉ करे, ये यहाँ पर भी कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ ये बोला है कि साहब जो दोनों नॉर्मल्स कट कर रहे हैं वो पैराबोला के ही किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं। पिक्चर ऐसी ही बनेगी, बॉस बनेगी। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि आपने जो है T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, मान लीजिए कि वो जो नॉर्मल है वो पैराबोला को T3 पर मिल रहा है। T2 पर नॉर्मल ड्रॉ किया, वो पैराबोला को T3 पर मिल रहा है। तो आप भाई आपको पता है कि अगर नॉर्मल किसी पॉइंट T पर नॉर्मल ड्रॉ करते हो और वो पैराबोला को किसी पॉइंट T डैश पर मिलता है तो रिलेशन ये होता है। तो बस आपने T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, उसने पैराबोला को T3 पर मिला इसलिए ये आ गया। T2 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, उसने पैराबोला को T3 पर मिला इसलिए ये आ गया। अब चूंकि इनकी LHS सेम है इसलिए इनकी RHS भी सेम होगी। चूंकि इनकी LHS सेम है इसलिए इन दोनों की RHS भी सेम होगी साहब। ये कर दिया, माइनस साइन को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, एलसीएम वेलसीएम ले लो भैया T1 स्क्वायर, या एलसीएम मत लो एलसीएम मत लो, माइनस माइनस सारा प्लस हो गया। चलिए एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिखे देता हूँ, आराम से इत्मीनान से काम कर लेते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। अब ये T2 को इधर लेकर आ जाइए तो ये T1 माइनस T2 प्लस 2 कॉमन निकाल दीजिए तो 1/T1 माइनस 1/T2
इज इक्वल टू 0, ये कुछ आपके पास में आएगा। और फिर आपके पास में ये है T1 माइनस T2 तो अपनी जगह पर है ही सही। अभी एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 ये कुछ आएगा इज इक्वल टू 0। और इसमें से बच्चों मैंने T1 माइनस T2 लिखा और इससे मैंने -2 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब बच्चों T1 माइनस T2 न्यूमरेटर में पूरे में से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो। T1 माइनस T2 को पूरे में से कॉमन निकाल दिया, बचा क्या? बचा ये इज इक्वल टू 0। अब T1 माइनस T2 तो भैया 0 हो नहीं सकता, इसलिए बचा क्या? इसलिए बचा ये कि T1 T2 माइनस 2 अपॉन T1 T2 इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर कोई रेशो 0 है तो वो तभी पॉसिबल है जब उसका न्यूमरेटर 0 हो। T1 माइनस T2 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने जिन दो पॉइंट्स पर नॉर्मल ड्रॉ करे हैं, ऑफ कोर्स वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। आपको नहीं भी बोला तो इतनी अकल है कि यार 2 पॉइंट्स पर नॉर्मल ड्रॉ करा और वो वापस से पैराबोला पे ही कट कर रहे हैं, तो यार वो 2 डिफरेंट पॉइंट्स ही होंगे, एक पॉइंट तो नहीं होगा। अगर T1 बराबर T2 होगा तो फिर तो वो दोनों पॉइंट ही एक हो गए। अब एक ही पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा और फिर वो 2 नॉर्मल्स कट कर रहे हैं पैराबोला पर, वो तो कोई लॉजिकली फिट नहीं बैठता। इसलिए ऑफ कोर्स दोस्तों आर डिस्टिंक्ट पॉइंट। अभी 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब वो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0। अब ये तो 0 कंफर्म नहीं है क्योंकि T1 बराबर T2 नहीं है, क्योंकि जिन 2 पॉइंट्स पे नॉर्मल ड्रॉ करे हैं उन दोनों के पैरामीटर सेम नहीं है, मतलब वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, सो T1 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो द रिमेनिंग थिंग इज दैट दिस हैज टू बी ओनली 2। सो दिस हैज टू बी, भाई आपने एलसीएम लिया तो T1 T2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो T1 T2 बराबर कितना आ गया बच्चों? 2। तो ये रिलेशन हमें स्मरण रखना है बच्चों कि इफ नॉर्मल ड्रॉन्स आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स T1 एंड T2 इंटरसेक्ट अगेन एट द पैराबोला इटसेल्फ, देन T1 T2 इक्वल टू 2 होता है बच्चों। ये याद रखिएगा। एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, चलिए लगे हाथों हम लोग एक और काम करते हैं बच्चों। यहां पर जो है हम लोग T3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T3 इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। वीडियो को रोक करके करें आप लोग। बच्चों आपके पास T1 T2 बराबर है 2 है साहब, तो T3 की वैल्यू क्या होगी? T3 की वैल्यू इस केस में क्या होगी? चलिए हम लोग देखें साहब। यहां पर भाई T3 की वैल्यू आपके पास में एस तो यहां से 1 मिनट, यस, T2 की वैल्यू क्या आई बच्चों? 2 अपॉन T1 आई, यस यस यस, T2 की वैल्यू 2 अपॉन T1 आई। अब बड़ा सिंपल सा काम हो गया, T3 बराबर है माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 है, और ये माइनस T1 है, माइनस 2 अपॉन T1 को मैं अगर T2 लिख दूं तो आप में से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं लग रहा ना? अरे भैया T1 T2 बराबर 2 आया तो T2 बराबर 2 अपॉन T1 आया ना। अभी T3 की वैल्यू माइनस T1 अपॉन माइनस 2 अपॉन T1 थी ना। आप या तो ये रिलेशन यूज कर लो या ये रिलेशन यूज कर लो, एक ही बात है। और फिर बाद में 2 अपॉन T1 को आपने T2 लिख दिया। माइनस साइन को जब मैं कॉमन निकालता हूं तो आपको माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 मिल जाएगा। तो ये T3 की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास इन टर्म्स ऑफ T1 T2। तो ये एक और अच्छी बात हो गई आपके पास में कि T3 की वैल्यू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 आएगी। माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 तो थी लेकिन उस बेसिस पे ही है। सो अगर नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट T1 एंड T2 इंटरसेक्ट अगेन एट द पैराबोला इटसेल्फ, देन T1 T2 इक्वल्स टू 2 एंड द पैरामीटर ऑफ थर्ड पॉइंट वुड बी गिवन बाय एडिंग देम पुटिंग माइनस साइन अहेड। कॉपी कर लीजिएगा। चलिए बच्चों हम लोग एक और छोटी सी बात देख लेते हैं यहाँ पर। भाई अगर मैंने पैराबोला के किन्हीं 2 पॉइंट्स T1 और T2 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, बच्चों मैंने पैराबोला के किन्हीं 2 पॉइंट्स पर क्या करा? नॉर्मल ड्रॉ करा, एक T1 पर और एक T2 पर। ये लीजिए, आपने पैराबोला के एक पॉइंट T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा और एक नॉर्मल आपने T2 पर ड्रॉ करा। ये रहा नॉर्मल एट T1, ये रहा नॉर्मल एट T2, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो
इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। बहुत बड़ा काम नहीं है बच्चों। पहले पॉइंट पर जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो उसकी इक्वेशन होगी ये भाई, पहले पॉइंट T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे उसकी इक्वेशन ये होगी, और दूसरे पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे उसकी इक्वेशन होगी ये। आपने पहले पॉइंट T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा उसकी इक्वेशन ये है, दूसरे पॉइंट T2 पर नॉर्मल ड्रॉ करा उसकी इक्वेशन ये होगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालेंगे तो इन दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, आप x की वैल्यू निकाल दोगे। x की वैल्यू आप निकालोगे बच्चों तो वो आएगी 2a + a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। x की वैल्यू आएगी बच्चों 2a + a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आएगी? x कोऑर्डिनेट। एक मिनट, यही नहीं आएगी बच्चों, साथ में T1 T2 भी आएगा। भाई ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, आपके पास में x आ जाएगा। काफी बड़ा है लेकिन जो भी है बेहतर है। और दूसरा जो पॉइंट आएगा, आपने ऐसे ही, आपको ध्यान हो बच्चों, T1 और T2 पर जब नॉर्मल ड्रॉ करे थे तो उनके भी कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। वहां याद करना हमारे लिए आसान था कि जो x कोऑर्डिनेट होता था वो दोनों के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन होता था और y कोऑर्डिनेट दोनों के y कोऑर्डिनेट का एरिथमेटिक मीन होता था। यहाँ वो कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, बट यस कर सकते हैं आप लोग। सो ये इन दोनों के इन दोनों नॉर्मल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। पिछला सम आप इससे भी कर सकते थे। भाई आपने T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, T2 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, दोनों ने एक दूसरे को कट करा, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, T2 पर नॉर्मल ड्रॉ करा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो पैराबोला पे लाया कर रहा है। तो निश्चित बात है बच्चों, आपने T1 पर नॉर्मल ड्रॉ करा वो ये आया, T2 पर नॉर्मल ड्रॉ किया वो ये आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला पे लाया कर रहा है, तो आप कर सकते थे कि ये जो पॉइंट है इसे पैराबोला की इक्वेशन में रखकर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो। काम थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन काम तो हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करके आप T1 T2 बराबर 2 प्रूव कर सकते हो। आप चाहो तो करके देखो, चेक कर लो। चलिए साहब, सो ये आपके पास में ऐसा भी किया जा सकता है। भाई दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, वो इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला पे अप्लाई कर रहा है, मतलब कहीं होना है, ये होना है। भाई कॉपी कर लीजिएगा भैया। और कुछ और काम की बात देख लेते हैं। चलिए यहां पर बच्चों में एक और छोटी सी बात बताता हूं आपको। जरा हम किसी पॉइंट पर नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो फोकस से उसका क्या रिलेशन हो सकता है, इस बारे में बताता हूं। बच्चों आपने किसी पॉइंट T पर नॉर्मल ड्रॉ करा, किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, वो ये रहा। आपने किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा, और ये लीजिए आपने किसी पॉइंट T पर नॉर्मल ड्रॉ करा, वो ये आया बच्चों। अब अगर वो फोकस से पास हो रहा है, अगर वो फोकस से पास हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, हम वो समझते हैं। अगर फोकस से, भाई इफ नॉर्मल कॉर्ड इज आल्सो अ फोकल कॉर्ड, इफ नॉर्मल कॉर्ड इज आल्सो अ फोकल कॉर्ड, तो हमको उसकी कंडीशन निकालनी है। चलिए निकालते हैं। अगर फोकल कॉर्ड है मतलब वो फोकस से पास होगा, तो y की जगह पर 0, x की जगह पर a रखा, 2at रखा प्लस at³ रखा। अब मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि a तो कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। t को कैंसिल मत कीजिए, बिकॉज t इज अ पैरामीटर, जो कि अपने आप में एक वेरिएबल है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो 0 है या नहीं है, इसलिए आप उसको कैंसिल मत कीजिए। आप t कॉमन निकाल दीजिए, बचेगा क्या बच्चों? -t से ये t से t कॉमन निकलने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों। ये लीजिए, ये आपके पास में आएगा, और इस बेसिस पर आपको क्या मिलेगा? इस बेसिस पर जो मिलेगा वो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, या तो t गोes to 0 हो या फिर ये 0, और ये 0 हो नहीं सकता। t² + 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि t एक रियल नंबर है। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें 1 जोड़ने पर भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट t goes to 0, and if t goes to 0, then x coordinate would be at², which is of course 0, and y coordinate, which is 2at, will also be 0. So the point would be a 0 0. So what I mean, I wanted to have a relation that if a normal chord is also a focal chord, if a normal chord is also a focal chord,
देन व्हाट इज द रिलेशन फॉर दैट। मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर कोई नॉर्मल कॉर्ड फोकल कॉर्ड भी है, अगर कोई नॉर्मल कॉर्ड फोकल कॉर्ड भी, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन क्या होगी बच्चों, अगर फोकल कॉर्ड तो फोकस से पास होगी, सेटिस्फाई कराया। आपने देखा कि एस सच तो वो टी में क्यूबिक इक्वेशन थी, आई कुड हैव 3 वैल्यूज ऑफ टी, बट what I have got, I am getting only one real value of t, rest 2 values are not real values. For no real value of x, this condition can be satisfied. So it means that it is only one normal chord which can be focal chord, and that would be at the vertex itself. So केवल एक्सिस ही है जो नॉर्मल कॉर्ड भी है और फोकल कॉर्ड भी है। इसके अलावा आपके पास में ऐसी कोई नॉर्मल कॉर्ड नहीं है जो फोकस से पास होती हो, जो फोकल कॉर्ड हो। यू कैन नेवर इमेजिन एनी नॉर्मल कॉर्ड टू बी फोकल कॉर्ड एक्सेप्ट एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सेप्ट एक्सिस ऑफ द पैराबोला। बच्चों केवल ओरिजिन से पास होने वाली, ओरिजिन पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, मतलब जो एक्सिस है, केवल वही फोकल कॉर्ड होती है, बाकी कोई नहीं। आप सोचो कि क्या कोई नॉर्मल, ये दिमाग में आता है कि नॉर्मल कॉर्ड, कैन नॉर्मल कॉर्ड भी फोकल कॉर्ड? नो, केवल एक्सिस ही है जो होगी, बाकी कोई नहीं होगी बच्चों। तो ये एक अच्छी चीज हमने और देखी बच्चों यहाँ पर, क्योंकि टी की वैल्यू केवल एक ही आ रही। एसएस टी में क्यूबिक इक्वेशन थी, लेकिन टी में क्यूबिक इक्वेशन होने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे पास टी की 3 वैल्यूज आएंगी, लेकिन वो 3 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज इमेजिनरी आ गई हैं। तो केवल आप कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो फोकस से कभी पास नहीं होगा, केवल एक ही स्थिति में होगा, वो एक्सेस वाला हो। ये काम की चीज थी, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी सी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों, जो ना कई बार हमारी बहुत जटिल प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छी मदद कर देती हैं, जो काफ़ी अच्छी मदद कर देती हैं। चलिए, फोकस से रिलेटेड बात हुई है तो हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं बच्चों। एक छोटी सी बात आपको मैं और बताता हूँ बच्चों। आपने किसी पैराबोला के किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, पैराबोला के किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, पॉइंट पी पर, और उस नॉर्मल ने पैराबोला की एक्सिस को टी पर कट किया। सॉरी, आपने पैराबोला के किसी पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करी और नॉर्मल ड्रॉ करी, दोनों करी। अ टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट एनी गिवन पॉइंट P ऑफ ए पैराबोला y is equal to 4ax. That tangent intersects axis of parabola at point T and that normal intersects axis of parabola at point N. Prove that ST is equals to SP is equals to SN, where S is a focus of parabola. वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए साहब, आपने पैराबोला के किसी पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये रहा पैराबोला, ये रहा पैराबोला बच्चों। आपने इस पैराबोला के किसी पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये लीजिए, आपने इस पैराबोला के पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करी, एक रफ डायग्राम बना दिया। ये आपने पैराबोला टेंजेंट ड्रॉ करी और इसी पॉइंट पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ये बोला गया है कि वो जो टेंजेंट है वो पैराबोला की एक्सिस को T पे कट कर रहा है, नॉर्मल पॉइंट N पे कट कर रहा है, और पैराबोला का फोकस ये। पैराबोला की इक्वेशन आपको दे रखी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। टेंजेंट की जो फोकस होगा वो उसका a,0 होगा। इस पॉइंट को अगर मैं at स्क्वायर टू at ले लेता हूँ, अगर मैं इसे at टू at ले लेता हूं, तो नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी वो होगी, आपको पता है बच्चों, y इक्वल्स टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब होगी। ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी। और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन होगी yt इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। अब टेंजेंट जहां एक्सिस को कट करेगी, एक्सिस क्या होती है पैराबोला की? और कुछ नहीं बच्चों, पैराबोला की एक्सिस होती है x एक्सिस। तो जहां वो x एक्सिस को कट करेगी वहां y जीरो कर दोगे, y जीरो कर दोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ये, और जहां नॉर्मल कट करेगा वहां पे y जीरो कर दोगे। y को जीरो कर देने से x की वैल्यू t से t कैंसिल हो जाने के बाद n के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे बच्चों, t कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास में n के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2a प्लस at स्क्वायर कॉमा 0। तो ये आपके पास में आ गया बच्चों। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई है बच्चों। पैराबोला के किसी पॉइंट P पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, आपने उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा, टेंजेंट ने पॉइंट T पे कट किया, नॉर्मल ने पॉइंट N पे कट किया। आपको प्रूव करना था ST बराबर SP बराबर SN।
एस पैराबोला का फोकस था, कोई बात नहीं बच्चों, पॉइंट पी मान लिया, टेंजेंट की क्वेश्चन ये आ गई, नॉर्मल की क्वेश्चन ये आ गई। टेंजेंट जहां कट करेगी वहां पे वाई जीरो करके बच्चों एक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, वैसे भी आप पहले भी फाइंड आउट कर चुके हो। और नॉर्मल जहां कट करेगा वहां पे वाई जीरो कर दो, वाई जीरो कर दो, इसको आप उधर ले जाओ या माइनस टी एक्स को उधर ले जाओ, टी से टी कैंसिल करके फटाफट आपके पास में इनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आपको एस टी निकालना है, तो एस टी क्या, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, या सीधा सीधा बच्चों ये वर्टेक्स है 0 0, तो आपको डायग्राम को देखकर समझ में आता है कि ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए टी स्क्वायर है। भाई ये डिस्टेंस क्या है, ए है और ये ए टी स्क्वायर है। सो एस टी डिस्टेंस क्या होगी, और कुछ नहीं, ए प्लस ए टी स्क्वायर। ए कॉमन निकाल दिया तो ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी, ये एस और टी के बीच की डिस्टेंस आई। भाई ये डिस्टेंस ए है, ये ए टी स्क्वायर है, कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद में एस पी, भाई एस पी क्या है, एसपी है फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस भी जिसे कहा करते हो, किसी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल डिस्टेंस कहते हैं, और वो सिंपल a प्लस एक्स होती है। सो दैट a प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर है। ये आ गया बच्चों a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। हालांकि ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि s की जो डिस्टेंस p से होती है वही डिस्टेंस t से भी होती है। यहाँ एक नई बात आ रही है sn, और sn अगर देखा जाए बच्चों तो आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस तो a है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 2a प्लस ए टी स्क्वायर, सिंस दे बोथ आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। सो डायरेक्टली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a प्लस ए टी स्क्वायर है। सो आप 2a प्लस ए टी स्क्वायर में से a को माइनस कर दो तो आपको a प्लस ए टी स्क्वायर मिलेगा। देख लीजिए तीनों डिस्टेंस इक्वल है। आपको s और t के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, वो आप डायग्राम देखकर समझ पा रहे हैं कि ये a है और वो उस तरफ भाई नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस तो ए टी स्क्वायर है ना। सो ये a प्लस ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस देखी जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a प्लस ए टी स्क्वायर थी, उसमें से a डिस्टेंस माइनस कर दी, और फिर एस पी के बारे में बोला जाए तो वो a प्लस एक्स है। तीनों डिस्टेंस बाई चांस सेम आ रही हैं, आनी है, तभी तो प्रूव करना था, वरना कैसे प्रूव करते। डिस्टेंस फार्मूला लगाकर भी आप तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे बच्चों, तो ये भी एक आप चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ मैं कुछ और भी आपको बात बताता हूँ। देखिए हमने ये पैराबोला के पॉइंट P पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करी, सॉरी अभी तो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। पैराबोला के पॉइंट T पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करी। नॉर्मल की इक्वेशन क्या आती है बच्चों, वो ये आती है। बड़ी सुंदर इक्वेशन है, बहुत सुंदर इक्वेशन है, बहुत सारा काम किया इस पर आपने, करा भी इतनी देर से, हम यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन इस इक्वेशन में एक पंगा है कि इस लाइन का जब स्लोप निकालने जाते हो तो इस लाइन का स्लोप आता है -t। तो कुछ ऐसा काम करें कि स्लोप याद करना हमारे लिए आसान हो जाए, कुछ ऐसा काम करें कि स्लोप निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसीलिए अगर मैं पैराबोला का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेता हूं, अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को मैं am स्क्वायर माइनस 2am मान लूं, क्योंकि आप देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को am स्क्वायर माइनस 2am सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बताया तो तभी बताया था मैंने आपको कि am स्क्वायर माइनस 2am इसको सेटिस्फाई करेगा। आप रखकर देखिए y की जगह पर -2am और x की जगह पर am स्क्वायर, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। These two are satisfying each other. So am square minus 2am also satisfies the equation of parabola. Yes? Yes. तो ये पॉइंट बच्चों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको किसी पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी होती है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 ओवर 2a इंटू x माइनस x1, ये हो गया। और y1 की जगह आप रखिए -2am, y1 की जगह आप रखिए -2am और x की जगह आप रखिए am स्क्वायर। भाई 2a न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर दोनों बाजू कैंसिल हो जाना। इसको आराम से सिंप्लीफाई करके देखिए बच्चों, y इक्वल टू माइनस mx माइनस 2am माइनस am क्यूब आएगा। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट am स्क्वायर माइनस 2am। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन का स्लोप m ही आ रहा है। ये जो लाइन है इसका स्लोप m ही आ रहा है। ये हमारे लिए एक एडवांटेज हो गया।
हमारे लिए इसका भाई देखिए होने को इससे भी काम क्या, इतनी देर से इसी से ही काम कर रहे हो आप, और भविष्य में जो प्रॉब्लम बनेगी वो सारी प्रॉब्लम इससे हो सकेंगी, ऐसा भी नहीं कि इससे नहीं हो सकेंगी। लेकिन एक जस्ट हमारे दिमाग में एक वो लाइन की इक्वेशन चिपकी रहती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वो चिपकी रहती है। इसीलिए जस्ट मैंने बताया आपको बच्चों कि अगर मैं वो पॉइंट 80 स्क्वायर 280 ना लेते हुए am स्क्वायर माइनस 2m ले लूँ तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उससे उसका स्लोप m ही आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो इससे हमारे पास एक और चीज़ काम की आ गई, क्या आ गई बच्चों, बताता हूँ मैं आपको। भाई इससे हमारे पास में ये आ गया कि जो है आप yes, y equals to mx plus c is normal to parabola y square is equals to 4ax if c is equals to minus 2am minus am cube। बच्चों y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पे नॉर्मल होगा तो क्या होगा, आप इसे mx प्लस सी से कंपेयर कर लीजिए, y है mx भी है लेकिन c का काम कौन कर रहा है ये। सो यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया बच्चों, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इफ c इज इक्वल्स टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। जैसे अगर आपको ध्यान हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस पैराबोला पर टेंजेंट होती थी तो c इक्वल्स टू क्या आता था बच्चों, a बाय m आता था। वैसे ही अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस पर नॉर्मल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ये इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कंडीशन जरूर लिख लीजिएगा पहले बच्चों। इफ लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 इज नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। If line Lx plus my plus n equals to 0 is normal to this parabola y square equals to 4ax. Find relation among L, M, N and A. L, M, N और A में रिलेशन एस्टेब्लिश करिएगा, वीडियो को रोक करके कीजिए। अब उसके लिए आप वही काम कीजिए जो आप टेंजेंट में करते थे, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में ले आए। अब आप एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू ये आ जाएगी और c की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी। आप इसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए, m की वैल्यू ये आई, c की वैल्यू ये आई। अब कोई लाइन किसी पैराबोला पर नॉर्मल तब होगी जब c बराबर होता है माइनस ए एम क्यूब और c की वैल्यू है माइनस n ओवर m और m की वैल्यू है माइनस l ओवर m और a और m की वैल्यू है माइनस l ओवर m और उसका क्यूब। माइनस यहाँ से कैंसल, यहाँ से कैंसल, यहाँ से कैंसल, लेकिन फिर से एक बार माइनस आएगा, n अपॉन m इज इक्वल्स टू माइनस ए एल अपॉन m और प्लस ए एल क्यूब अपॉन एम क्यूब। भाई आपने माइनस साइन यहाँ से कैंसिल कर दिया, लेकिन इधर माइनस है, फिर माइनस का क्यूब वापस से माइनस है। अभी आप एम क्यूब को एलसीएम ले लीजिए, एम क्यूब को एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो यहाँ पर एम का एस एच न्यूमरेटर से एम कॉमन आ रहा है, सॉरी ए एल कॉमन आ रहा है। सो ये एल ये आ गया और ये माइनस है, ऊपर से आपने ए एल अपॉन एम कॉमन निकाल दिया तो ये एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर आ जाएगा। ये कुछ आएगा, एम से एम कैंसिल हो गया। फर्दर आप थोड़ा बहुत और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, अदरवाइज ये रिलेशन आ चुका बच्चों। तो ये एक इससे फ़ायदा ये हो गया कि अगर आपको कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, जैसे आप टेंजेंट में आप क्वेश्चन करते होते हो, वैसे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स इसमें भी बनाई जा सकती है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो गया। एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें हम और कर लेते हैं, बोलूं, देखिए, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन पैराबोला y square is equals to 8x. Determine equation of normal to parabola y square equals to 8x which is perpendicular to 3x plus 2y minus 7 equals to 0 which is perpendicular to this line. वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए, अभी आपको एक पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। आपको एक पैराबोला दे रखा है बच्चों और एक लाइन दे रखी है, और ये रहा पैराबोला और ये रही लाइन। मुझे नहीं मालूम ये लाइन इसको कट कर रही है, टच कर रही है, इसके बाहर है। हम लोग पहचान सकते हैं कि वेदर लाइन इज कटिंग, टचिंग और आउटसाइड, बट अभी एक रफ डायग्राम बना है। अब आपको इस पैराबोला पर वो नॉर्मल बताना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। आपको इस नॉर्मल की क्वेश्चन बतानी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करोगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दोगे।
To determine equation of perpendicular line, to determine equation of perpendicular line to a given line, coefficients of x and y are interchange and put down a minus sign, so that y की वैल्यू 2/3x प्लस लेमडा ओवर 3 रहेगी। बच्चों आपने 3 से डिवाइड कर दिया, y की वैल्यू 2/3x प्लस लेमडा बाई 3 आएगी। यस, अभी कंपेयर कर लेते हैं तो m की वैल्यू 2/3 आएगी और c की वैल्यू लेमडा बाई 3 होगी, और लाइन अगर उसको नॉर्मल है तो c की वैल्यू -2am माइनस am क्यूब होता है, और यहाँ पर ये जो पैराबोला दे रखा y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, इसे 4ax से कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू 8 तो a की वैल्यू 2 आएगी, और a की वैल्यू 2 आई तो क्या करोगे, रख दो, रखो, और क्या करना है 2, और a की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2/3 है, माइनस a की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2/3 है, और c की वैल्यू लेमडा बाई 3 है। इसको सॉल्व करके इत्मीनान से लेमडा की वैल्यू निकालो, उसे यहाँ रख दो, या बेहतर यहाँ रख दो, इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह से जो प्रॉब्लम्स हमने वहाँ करी बच्चों, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर करी जा सकती हैं, तो ये आप लोग जो है साहब कॉपी कर लीजिएगा। आपने इसमें क्या है कि एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग जो पैरामीटर t लेके चला करते हैं वो हमने यहाँ पर पैरामीटर -m कर दिया है। अगर मैं पैरामीटर को -m बोलूँ, देखिए अगर पैरामीटर को मैं t बोलता हूँ, अगर मैं पैरामीटर को t बोलता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं at² 2at। यदि मैं पैरामीटर को t बोलता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं at² 2at। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं बच्चों, at² 2at हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं t पैरामीटर जो रहता है उसको मैं अगर -m लिख दूं, अगर पैरामीटर को मैं -m कर दूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a -m² 2a -m, ये लीजिए। सो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, am² -2m। सो अब मैं जैसा बोल रहा हूँ ना कि मैं अगर कोऑर्डिनेट्स को am² -2m मान लूँ तो और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पैरामीटर को, जो पैरामीटर t था उसको काहे से रिप्लेस कर दिया हूँ, -m से। मैंने उसको काहे से रिप्लेस कर दिया, -m से, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए, और कोई लोचे वाली बात नहीं है। तो ये है बच्चों आपके पास में, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक दो छोटे छोटे से हम सम्स करते हैं बच्चों। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको। पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax के पॉइंट 1, -2 पर ड्रॉ की गई नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ बताओ। हल्के फुल्के एक दो सम्स कर लेते हैं हम लोग, लेक्चर फिनिश कर देंगे। आप y² इक्वल टू 4x के पॉइंट 1, -2 पर नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ बताओ। फटाफट वीडियो को रोक कर करो। देखो बच्चों, अब आप एक काम कर सकते हो, आप पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, y - y1 इज इक्वल टू -y1 ओवर 2a इंटू x - x1 से। फिर उस नॉर्मल का इस लाइन के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। एक तरीका वो है, या दूसरा तरीका क्या आपके पास, आप एक काम करो, at² इज इक्वल टू 1 और 2at। ऐसा अगर आप देखें तो यहाँ पर 4a की वैल्यू 4 है, मतलब a की वैल्यू 1 है बच्चों। सो ये आपके पास में जो है, इसे आप देखें तो a की वैल्यू 1 है, t² की वैल्यू ये, और यहाँ पर a की वैल्यू 1, ये t इज इक्वल टू ये। इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, यहाँ से t की वैल्यू +-1 आ रही है, यहाँ से t की वैल्यू केवल माइनस आ रही है, कुल मिलाकर कॉमन निकाल दिया तो t की वैल्यू -1 आ गई। t की वैल्यू -1 आ गई बच्चों। आपने क्या करा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा और आपको उससे नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ पूछी है। तो बड़ा लल्लू क्वेश्चन है बच्चों, केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूं और कुछ नहीं। आपने a की वैल्यू 1 निकाली, t की वैल्यू -1 आ गई बच्चों। अब अगर t की वैल्यू -1 आई, आपने इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा और उस नॉर्मल ने इसको जाकर वापस से t' पर कट करा, तो t' की वैल्यू आपके पास में बच्चों -t-2/t, और जबकि t की वैल्यू -1 आ चुकी है, -2/, ये भी -1 है, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, और कुल मिलाकर t' की वैल्यू 3 आ गई। माइनस माइनस प्लस, यस, t' की वैल्यू 3 आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे a t' और 2a t' ये होंगे, और a की वैल्यू 1 है, t' की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, t' की वैल्यू 3 है, और ये हो जाएगा 9,6। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दैट इज कटिंग। भाई ये आपके पास में पॉइंट क्या था, आपने a की वैल्यू 1 रखी थी,
सॉरी ये तो पॉइंट आपको गिवन ही था 1, -2 और ये जो पॉइंट आया बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 9, 6। सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी अंडर द रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बच्चों अंडर द रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 √2 ये लेंथ आ गई। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे पहले इस पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन निकालते, इस फार्मूले से नॉर्मल की इक्वेशन निकालते और नॉर्मल की इक्वेशन बता लेने के बाद क्या करते हैं आप इस नॉर्मल और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते। ऑब्वियसली उनमें से एक पॉइंट तो ये खुद आ जाता, दूसरा पॉइंट आप निकालते ना, वो अब हमने थोड़ी देर पहले जो किया था बस वही। एक प्रॉब्लम और कीजिएगा, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट intercepted by a normal chord between parabola and axis of parabola. Find locus of midpoint of normal chord between parabola, intercepted between parabola and axis of parabola. वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास में ये पैराबोला है, आपने ये पैराबोला की एक्सिस ली, पैराबोला के किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। आपको पैराबोला के किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, आपको उस नॉर्मल का वो पार्ट जो पैराबोला और एक्सिस के बीच है, इन दोनों के मिड पॉइंट का आपको लोकस बताना है। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इंटरसेप्टेड बिटवीन पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। भाई ये पैराबोला की एक्सिस है, ये पैराबोला की एक्सिस है, आपको इस नॉर्मल कॉर्ड का वो पार्ट लेना है जो कि इंटरसेप्टेड हो रहा है बिटवीन पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये आपने एक काम करा बच्चों, इस पर इसकी इक्वेशन ये पॉइंट मान लिया, ये जिस पर इसने कट किया, ठीक साहब। और अब ये जब एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट करेगा तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो लेट मी एज्यूम कि भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट ये। बच्चों ये तो पॉइंट P था और इसने जहां एक्सिस पे कट किया उससे मैं नाम दे देता हूं Q, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है R, आपको उसका लोकस बताना है। तो चलिए करते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि पॉइंट T पर जो नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, पॉइंट T पर जो नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन होगी y = -tx + 2at + at³ होगी। अब ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, h, 0 से पास हो रहा है। भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो जहाँ से पास हो रहा है इसको आपने सेटिस्फाई करा दिया। सो ये आपके पास में ये आया। भाई आपने जहाँ से ये पास होगा आपने y को 0 कर दिया, x को h कर दिया, ये आया। इससे t कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, h की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2a + at²। ये h की वैल्यू आ गई। अब r जिसका आपको लोकस निकालना है, सो आप एक काम करिए, अभी जिसका लोकस निकालना, भाई लोकस जिसका निकालना होता है उसे आप अल्फा बीटा x1 y1 hk वगैरह वगैरह मान लेते हैं। अब hk तो मान नहीं सकता क्योंकि h तो ऑलरेडी इसको सपोज कर चुका हूँ, तो उसको अल्फा बीटा मान लिया। सो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब ये /2। भाई अल्फा की वैल्यू यही होगी, यस, अल्फा की वैल्यू होगी इन दोनों का मिड पॉइंट x1 + x2/2 ये, और h की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दीजिए, आराम से रख कर देखिए। h की वैल्यू at² + 2a रखेंगे तो 2at² + 2a, मतलब कुल मिलाकर आ जाएगा a × 1 + t²। ये आ गया h। और रही बात बच्चों बीटा की, तो बीटा क्या होगा, बीटा होगा 2at + 0/2, इससे बीटा की वैल्यू आ गई 80। अब तुमको जिसका लोकस निकालना है, लोकस निकालने में क्या होता है, जो पैरामीटर जो भी हम तीसरा वेरिएबल अपने मर्जी से मानते हैं या जो भी वेरिएबल्स हम अपनी मर्जी से मानते हैं, दोज वेरिएबल्स आर टू बी एलिमिनेटेड, सिंपल। तो यहां से आप t की वैल्यू निकालिए, t की वैल्यू आएगी बच्चों β/a, t की वैल्यू β/a आएगी, उसे यहाँ रख दीजिए। तो अल्फा की वैल्यू a और यहाँ पर 1 + β² / a² ये आएगा।
और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम वेलसीएम लेकर, तो बच्चों आपको a इंटू अल्फा बराबर क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरी भाषा में मैं यूं बोल सकता हूं कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉमन निकाल देते हैं तो अल्फा माइनस ए। अब ये तो आपके पास में लोकस आ गया। अब इसको जनरलाइजेशन कर देंगे बच्चों, क्योंकि अभी हमने अल्फा बीटा या इस तरह से कुछ माना है, तो इसको जनरलाइजेशन कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ए। और यहां पर आप अगर आंखें गड़ा कर देखें तो ये और कुछ नहीं बच्चों, ये पैराबोला की ही इक्वेशन आ रही है। ये एक पैराबोला की ही इक्वेशन आ रही है, एक ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल, भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म की है, मतलब इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। और इसको ज्यादा मैं मॉडिफाइड करके लिखूं तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ए। ये है बच्चों, सो ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है a,0। बच्चों अगर किसी पैराबोला की इक्वेशन को आप y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा लिखते हो, तो ये क्या होती है, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन होती है जिसकी एक्सिस, बच्चों ये अगर कोई इक्वेशन, किसी कर्व की इक्वेशन को यदि आप ऐसा लिख पा रहे हो, मतलब वो और कुछ नहीं बच्चों, वो एक पैराबोला की इक्वेशन है, एक ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है सॉरी, और जिसका फोकस वर्टेक्स अल्फा बीटा है। सो ये जो आपके पास में इक्वेशन आ रही है बच्चों, ये और कुछ नहीं, एक पैराबोला की इक्वेशन आ रही है जिसका फोकस है, जिसका वर्टेक्स है बच्चों a,0। a,0 मतलब क्या, जो ओरिजिनल पैराबोला आपको दे रखा था, ओरिजिनल पैराबोला दे रखा था, उसका खुद का जो फोकस है, उस पैराबोला का फोकस क्या है, a,0। मतलब आपको जो लोकस निकालना है वो और कुछ नहीं, फाइनली जो लोकस आ रहा है वो एक पैराबोला आ रहा है, और वो ऐसा पैराबोला आ रहा है जिसका वर्टेक्स गिवन पैराबोला का फोकस है। सो ये जो आपके पास में इसका जो लोकस आएगा बच्चों, वो कुछ ऐसा आएगा। कैसा फोकस आएगा, कैसा लोकस आएगा, लोकस आएगा वो लोकस आएगा एक पैराबोला जिसका फोकस गिवन पैराबोला का, जिसका सॉरी जो लोकस आया है वो एक पैराबोला आया है, वो ऐसा पैराबोला आया है जिसका वर्टेक्स गिवन पैराबोला का फोकस है। और यदि आप इसके लैटस रेक्टम के बारे में बात करें तो 4a से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका लैटस रेक्टम गिवन पैराबोला के लैटस रेक्टम का 1/4 है। भाई जहां गिवन पैराबोला का लैटस रेक्टम 4a है, वहां इसका लैटस रेक्टम केवल a ही है, जस्ट उसका 1/4 है। आपको किसी नॉर्मल कॉर्ड का पैराबोला और एक्सिस के बीच के इंटरसेप्ट के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना था। आपने पॉइंट टी पर नॉर्मल की क्वेश्चन लिखी, सपोज कीजिए उसने एक्सिस ऑफ पैराबोला जो कि एक्स एक्सिस होती है को पॉइंट h,0 पे कट किया, सेटिस्फाई कराया। अब आपको मिड पॉइंट अल्फा बीटा मान लिया, आपने इन दोनों के मिड पॉइंट लगाया, अल्फा लिखा, इन दोनों का मिड पॉइंट लिखा, बीटा लिखा, और आपने जिसको अपने मर्जी से माना है उसको आपको एलिमिनेट करना, आपने अपनी मर्जी से। ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए गिवन है, लेकिन टी आपने अपने मर्जी से माना, तो टी की वैल्यू यहां से यहां निकाल कर रख दीजिए। ये जनरलाइजेशन कर देंगे, ये लोकस आ जाएगा। ऐसे मेरा काम हो चुका है, बट जरा थोड़ा घुसने की आदत है हमारी, हम जितना घुसेंगे उतना मजा आएगा। मैंने कहा बिना मजा के काम नहीं होता, तो घुस घुस के काम करना चाहिए, तह तक जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं थोड़ी डिटेक्टिव वाली टेंडेंसी होना चाहिए। तो बच्चों ये लोकस आ गया, एक पैराबोला आया। पैराबोला एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स गिवन पैराबोला का फोकस है और जिसकी लैटस रेक्टम गिवन पैराबोला के लैटस रेक्टम की 1/4 है। एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, अब जब ऐसा पैराबोला आया तो इससे से थोड़ा सा और कुछ इससे से मिलता जुलता, अगर किसी पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ना हो, अगर वो जनरलाइज्ड वे में जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो आप लोग बच्चों काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, अगर वैसी हो, सपोज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस, सपोज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस, ए एक्स उसके पास 2hx पाए। भाई हालांकि इसकी कंडीशन होती है कि ये पैराबोला को कब सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन पैराबोला कब होगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हो और h² बराबर a भी हो। आपको पता है बच्चों, तो अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभिलंब की समीकरण क्या होगी बच्चों। इस केस में अभिलंब की समीकरण होगी x माइनस x1 अपॉन ax1 प्लस hy1
प्लस जी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एच वाई वन प्लस एफ सॉरी एच एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस अब प्लस 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 एफ। ये आएगी बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। इस पैराबोला के पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन ये आएगी। इसे याद करने का तरीका बताऊं, समझना बच्चों। आप जरा डिस्क्रिमिनेंट को याद करो, ए एच जी बी एफ बी एफ सी। आपने न्यूमरेटर में लिखा x माइनस एक्स वन अपॉन ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी। देख लीजिए, याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं। x माइनस एक्स वन अपॉन ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी, और यहां y माइनस वाई वन एच एक्स वन एफ ना एच एक्स वन प्लस बी वाई वन। अच्छा हुआ ना मैंने लिख दिया ये बी वाई वन प्लस एफ। ये बड़ा सिंपल है। याद करने का तरीका क्या बच्चों, यहां पर x माइनस एक्स वन लिखा और अपॉन में ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी, और फिर ये y माइनस वाई वन अपॉन क्या बच्चों एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। इस तरह से एक उदाहरण देख ही लेते हैं, देखिएगा। जैसे अगर अभी पैराबोला की इक्वेशन यही हो, कौन सी बच्चों, अगर पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को मैं क्या लिख सकता हूं, 0x स्क्वायर प्लस 0xy प्लस 1y स्क्वायर माइनस 4a इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये भाई दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैन बी रीरिटन लाइक दिस। दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैन बी रीरिटन लाइक दिस। एक्स स्क्वायर नहीं है, कोफिशिएंट 0, एक्स वाई नहीं है, कोफिशिएंट 0, वाई नहीं है, कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट नहीं है, कोफिशिएंट 0। अब अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, 2g की वैल्यू माइनस 4a और 2f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0। आप इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, यही आएंगे। तो इक्वेशन ऑफ आपको जो बतानी है क्या, नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, नॉर्मल की इक्वेशन होगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए है 0, h वो भी है 0 और g की वैल्यू कितनी है, 2g की वैल्यू 4 है तो g की वैल्यू माइनस 2 है और इज इक्वल टू y माइनस वाई वन है, और अपॉन में h जो कि है 0, b की वैल्यू है 1 y है 1y1 प्लस f और f की वैल्यू है 0। तो आप इस बेसिस पर क्या देख रहे हो, इस बेसिस पर आप देख रहे हो y माइनस वाई वन। इस y1 को इधर लेकर आ जाइए और माइनस साइन भी है अपॉन में, यही आएगी बच्चों, यही आएगी, देख सकते हैं। सो ये भी हमारा काम हो गया भाई। अगर पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ना होते हुए जनरलाइज वे में हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होगी। और इसे याद करने का तरीका बताया मैंने, x माइनस एक्स वन ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी और y माइनस वाई वन एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। वेल एंड गुड। एंड देयर आफ्टर बच्चों आप जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जिसकी बारे में इतनी देर से काम कर रहे हो उसको आप इससे कंपेयर करते हो, a की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0 प्लस जी, h की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0 रख दीजिए। फाइनली वही चाह रही है जिसके बारे में जिससे हमने लेक्चर की शुरुआत की थी और जिससे लेक्चर की मैं समाप्ति कर रहा हूँ।